हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब ये कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे। ये वीडियो होने वाला हमारा वन शॉट रिवीजन, यानी कि हम पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो क्या होगा, ये वीडियो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वीडियो होने वाला है। हमारे भूगोल है ना, बिहार बोर्ड के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 है ना, कक्षा 9वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1, नाम क्या है चैप्टर का, स्थिति एवं विस्तार। इसका हम कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, पूरे चैप्टर का रिवीजन अभी करने वाले हैं। स्थिति और विस्तार से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्थिति और विस्तार नाम का जो चैप्टर है उसका परिचय क्या है, मतलब सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर के अंदर क्या बातें हैं, फिर उसके अंदर हम धीरे धीरे देखते जाएंगे टॉपिक क्या है, टॉपिक बदलते चले जाएंगे, पूरा वीडियो हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। परिचय क्या है, तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अब संस्कृति क्या कहलाती है अभी बात करेंगे हम, क्या कहलाती है, कल्चर आप किसको कहेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कल्चर क्या होगा। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इन्हें अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया। अलंकृत करने का मतलब होता है सजाना, और अनेक सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप खा रहे हैं डोसा, ठीक है, आपका दोस्त खा रहा है पराठा, ठीक है, एक दोस्त खा रहा है दाल चावल, समझ लेना पहले है ना, एक दोस्त खा रहा है दही चावल, एक दोस्त खा रहा है ढोकला। और अब खाने मत चले जाना यहां से, फिर वीडियो ना देखो पूरा, है ना, कि बोले सर बहुत डिश के नाम लिख दिए। एक खा रहा है पनीर, है ना, एक खा रहा है मशरूम, अब ये क्या होगा, ये अलग अलग चीजें होंगी। ये सब कहां खा रहे हैं, एक ही जगह बैठकर खा रहे हैं, मतलब आपके रूम में आपके दोस्त हैं, आप खा रहे हैं डोसा, आपके अगल बगल में सब लोग, तो ये सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सब अलग अलग खा रहे हैं ना। कोई डोसा आपके कमरे में बैठ गए, कोई डोसा खा रहा, कोई पराठा खा रहा, कोई दाल चावल खा रहा, कोई दही चावल खा रहा, कोई मशरूम खा रहा, कोई पनीर खा रहा, सब अलग अलग खा रहे हैं। तो क्या कहते हैं हम, ये क्या हो गई, ये विविध चीजें है ना, विविध का मतलब क्या, अलग अलग। तो ये अलग अलग चीजें एक ही कमरे में हो रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगी विविधता, डाइवर्सिटी कहा जाएगा इसको, कि चीजें कितनी डाइवर्स है, कितना बदल रहा है। बोले पराठा, अगर कोई नया आपका दोस्त आ जाए तो उसको एक टुकड़ा डोसे का भी मिल सकता है, एक पराठे का भी मिल सकता है, एक दाल भी मिल सकती है, दही चावल मिल सकता है, मशरूम भी मिल सकता है, ढोकला, मतलब अगर कोई नया दोस्त आता है सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं, वो जो चाहे वो ले सकता है। यहाँ पर समझ में आई बात। तो विविधता का मतलब क्या है, एक ही जगह पर डिफरेंट टाइप की चीजें मिल जाना, उसको विविधता कहेंगे। ये क्या हो गई, हमारी खाने की विविधता क्या हो गई। अब भुक्कड़ों खाने में चले जाना है ना, ये खाने की व्यवस्था विविधता इसको कहा गया, तो ये विविधता हो गई। अब तो ये विविधता वाली बात समझ में आ गई। अब ऐसी सांस्कृतिक विविधताएं, संस्कृति की जो है अलग अलग संस्कृति, हिंदुओं के अलग, मुस्लिम्स के अलग, ईसाइयों के अलग, सिखों की संस्कृति, मतलब क्या है, उनका जीने का तरीका, जीवन का ढंग, उनका पूजा पाठ करने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, ये सब कुछ मिला जुलाकर वो संस्कृति बनती है। ऐसे आप देखें जम्मू कश्मीर की संस्कृति अलग है, गुजरात की अलग है, केरल की अलग है, तमिलनाडु अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, उत्तर पूर्व की अलग है। तो ऐसी संस्कृतियां क्या है, यहाँ पर दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से आप भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति को मान सकते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि हम प्राचीनतम भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता में अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत है। सजा कैसे हुआ है, जैसे आप देखें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सबसे पुरानी तो नहीं है लेकिन दुनिया की विकसित सभ्यता जो आप कहेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता आप कहेंगे, वेल मेंटेन वेल प्लान्ड सभ्यताओं में से एक थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कहां हुई, भाई भारत में हुई। आप देखें दुनिया का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना गणराज्य जिसको आप वैशाली कहते हैं, कहां है, आजकल बिहार में है, भारत में है। तो इससे आप कह सकते हैं कि भारत जो है वहां पर आपको कैसी कैसी चीजें या कैसी कैसी संस्कृतियां, कैसे कैसे स्थान देखने को मिल रहे हैं, इसी कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है। संस्कृति क्या हो जाएगी, तो आप देखें संस्कृति लोगों की विशेषताएं होती हैं, मानव के समूह द्वारा निर्मित जीवन जीने के तरीकों को दर्शाती हैं।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित होती हैं, उसे संस्कृति कहा जाता है। जैसे हम आप लोग पूजा करते हैं तो हमने कभी घर वालों से सवाल बोला, उन्होंने बोला नहीं बेटा अगरबत्ती लगा लो, मुस्लिम से तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मस्जिद चलना है, ईसाई है तो नहीं बेटा चर्च चलना है, सिख है तो बोले नहीं बेटा अपन को गुरुद्वारा चलना है। तो क्या हो गया, बचपन से ही ले जाते हैं, तो एक पीढ़ी ने मतलब पिताजी आपको ले गए या दादाजी आपको ले गए, तो एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को ये सिखाई। इसके लिए आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, इसके लिए कोचिंग नहीं लेनी पड़ती कि मंदिर कैसे जाना है, वहां पूजा कैसे करनी, इसके लिए नहीं। सामान्य पूजा के लिए सामान्य आपको प्रार्थना करनी है किसी भी धर्म की, उसके लिए आपको किसी प्रकार की कोचिंग की, किसी प्रकार की ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, घर वाले ही उसको सिखा देते हैं। क्लियर? संस्कृति मानव कलाकृतियों में प्रकट होती है, मानव की जो कलाकृति होती है उनमें प्रकट होती है, और संगीत, साहित्य, जीवन शैली, भोजन, पेंटिंग, मूर्ति कला और फिल्म जैसी गतिविधियों में संस्कृति झलकती है। ये क्या कहलाती है? इसको आप संस्कृति कहेंगे। तो संस्कृति वाली बात समझ में आ गई। भारत में प्राचीनतम संस्कृतियां, वो वाली बात भी देख ली। भारत जो है इसका विश्व इतिहास में भी योगदान बहुत रहा है ना। आप देखेंगे दुनिया के इतिहास में तो हमारा योगदान, हमारे यहाँ पर दुनिया से बहुत सारे लोग, सिकंदर आया था भारत में आक्रमण करने के लिए, हमारे यहाँ से कई सारी चीजें आप देखेंगे चलन में थी, तो हमारा विश्व इतिहास में ठीक ठाक योगदान रहा है। हिंद महासागर का नाम आप इसी कारण से देख पाएंगे भारत के नाम पर है, चूंकि भारत तो क्या कहते हैं, हिंद कहते हैं या हिंदुस्तान भी कहते हैं, इस कारण से हिंद महासागर का योगदान, हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर। यहां पर आप देखेंगे ये हिंद महासागर है। दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। बढ़ती जनसंख्या एक समस्या जरूर रही है यहाँ पर। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। देखो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्थिति मतलब लोकेशन, आकार मतलब साइज, भारत की स्थल सीमा, लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में बात होगी, भारत तथा विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत के पड़ोसी, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब बात करेंगे स्थिति की। स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन का मतलब क्या होता है। तो बोले सर लोकेशन तो इतनी आसान है कि आप व्हाट्सएप खोलो और उसमें ऐसा अटैचमेंट की एक फाइल रहती है, ऐसी रहती है ना, ऐसा निशान, इस पर क्लिक करो, लाइव या करंट लोकेशन बस सिलेक्ट करो, सेंड का बटन दबा दो, पहुंच गई। जिसको पहुंचानी है वो अपने आप आपके पास तक पहुंच जाएगा। बोले यही तो है लोकेशन, और क्या है। तो ऐसा एक कहते हैं ना कहावत, देखो आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जिनको सन्यास लेना था वो जंगलों में मिलते थे, ऋषि मुनि जंगलों में मिलते थे, और आजकल जिन्हें सन्यास लिया वो ऑनलाइन मिलते हैं। समझ रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से क्या चल रहा है, ऐसे पहुंचे ऐसी लोकेशन। बोले सर व्हाट्सएप में तो अरे ऐसे नहीं, हम लोकेशन की बात कर रहे हैं कि देश की लोकेशन, आपके घर की लोकेशन बतानी है। आप घर की लोकेशन, मान लीजिए आपका प्लॉट ये है, आप खड़े तो किसी एक कोने में हो पाओगे ना, आप व्हाट्सएप से लोकेशन भेजोगे तो इसकी भेज दोगे, या यहाँ की 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 भेज दोगे। पूरा घर का पता कैसे पता चलेगा, ऐसे कैसे बता पाओगे आप, ये घर कहाँ स्थित है कैसे बताओगे आप, बताना पड़ेगा ना, पीछे कौन है, बगल में कौन है, इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, ये बताना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता पाएंगे। पीछे वर्मा जी का मकान, बगल में गुप्ता जी का मकान, इसके बगल में चौबे जी का मकान, सामने से मेन रोड जाता है, इसकी तरफ एक अस्पताल, ऐसा बताते हैं ना। पता लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो स्थिति कैसे बताते हैं, जिसे पता लिखते हैं। आप एड्रेस लिखते होंगे ना, पता लिखते हैं, तो इसमें भी कर दिया करो ना, व्हाट्सएप पर लोकेशन हम भेज देंगे, बोलना इस पर भेज देना। कई सारी कंपनियां लोकेशन अटैच करवाने के बाद भी तो एड्रेस लेती हैं कि नहीं लेती हैं। आपने ऑर्डर किया होगा ना ऑनलाइन कई सारी चीजों का, क्यों लेती हैं? क्योंकि पता ज्यादा करेक्ट चीज है, पता ज्यादा स्थिर चीज है। लोकेशन तो क्या मालूम टेक्निकल चीजें गड़बड़ हो जाए, तो फिर आप पता लिखते हैं। और पता क्यों लिखते हैं, पता लिखने के पीछे कारण क्या है? पता लिखने के पीछे कारण ये है कि भैया कम से कम ये पता तो चल सके कि हमको भेजना कहाँ है। तो कैसे पता लिखते हैं हम? यहां पर देखो, लिखने का तरीका कुछ और होगा, ट्रेस करने का तरीका कुछ और होगा। लिखते क्या है कि किसके नाम भेजना है, मान लो मैं अपने नाम ही भेज देता हूं, अंकुर। एड्रेस लिख दो, एड्रेस मैं अपना नहीं लिखूंगा, एड्रेस किसी और का लिख दूंगा, है ना। एड्रेस लिख देते हैं क्या, 17/8 अर्चना कॉम्प्लेक्स, 17/8 अर्चना कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 18, नियर पेट्रोल पंप, नियर HP पेट्रोल पंप, ये लिख दो। नियर सिविल हॉस्पिटल,
सोनीपत हरियाणा, है ना, ऐसे लिखते ना, सोनीपत, या अपन सोनीपत नहीं, एमपी का ही कोई एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल भोपाल एमपी। क्योंकि वो सोनीपत का पिन कोड याद नहीं रहता ना अपन को, यहाँ का पिन कोड लिख दो 462022, ये हो गया ना। फिर अपन यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब ये पता, अब जैसे किसी को चिट्ठी किसी को मिली होगी तो वो कैसे ट्रेस करेगा, कैसे पता करना है? सबसे पहले वो देखेगा कि भाई कहाँ है, तो एमपी आ गया मतलब इंडिया में, यहाँ पर मोबाइल नंबर। आप जब इंटरनेशनल करेंगे तो भारत भी लिखना पड़ेगा, एमपी, और यहाँ पर बगल में लिख देंगे इंडिया। तो वो सबसे पहले सर्च करेगा इंडिया, मतलब भारत में जाना। अब भारत में कहाँ जाना है तो बोले उसने एमपी सर्च किया, एमपी में कहाँ जाना है तो उसने भोपाल सर्च किया। अब भोपाल में कहाँ जाना तो बोले यार भोपाल का जो सिविल अस्पताल है उसके पास जाना है, इसके पास पहुंच। अब कहाँ जाना बोले इसके पास एक वार्ड नंबर 18, वहां पहुंच गए। वार्ड नंबर 18 में कहाँ है तो बोले इनके पास पहुंचो, ये अर्चना कॉम्प्लेक्स पे 17/8 पे अंकुर जी रहते हैं, इनको देना है। तो ट्रेस कैसे किया हमने उल्टा, जबकि लिखा कैसे हमने सीधा। तो ऐसे ही तो भारत की स्थिति बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? भारत कहाँ पर है क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? तो भारत कहाँ है ये बताना पड़ेगा। भारत का पता लिखो कहाँ पर है, तो भारत कहाँ है बोले दुनिया में, धरती पर। ऐसे महाशय होंगे कह रहे होंगे भैया हमको भी पता है धरती पर है, लेकिन भारत कहाँ है तो आप लिखेंगे कहाँ पर, एशिया में। एशिया में भी कहाँ पर है तो क्या बता देंगे, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। क्या इससे भारत के पास पहुंच जाओगे आप? नहीं पहुंच पाओगे। क्या बताना पड़ेगा तो भाई भारत की जगह बतानी पड़ेगी ना, कहां है। तो एक तरीका तो होता है बताने का, कैसे कि एक तरीका ये है कि भाई भारत का इलाका क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के इस तरफ, चीन के इस तरफ, यहाँ ये है या ऐसा है। जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं ना घर की, मकान की रजिस्ट्री जब होती है तो उसमें लिखते हैं कि जहां आपका मकान है तो मकान के चारों तरफ लिखते हैं कि पीछे किसका मकान है, बगल में किसका मकान है, इस तरफ किसका मकान है, यहाँ किसका मकान है, सड़क कहाँ से गई है, नाली कहाँ से गई है, खिड़की कहाँ पर, इस पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें मिला लेंगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। जैसे आप बता देंगे कि एशिया में जाएंगे, एशिया में दक्षिण पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है, हिंद महासागर की ऊपर की तरफ, उसकी एक तरफ बंगाली खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है, ऊपर की तरफ हिमालय है, उसके बीच में जो स्थित है उसको आप भारत कहेंगे। क्या कहेंगे? एक तरफ ये पर्वत श्रृंखला, इसको आप हिमालय कहेंगे, यहाँ बंगाली खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, और इसके बीच में जो स्थित है उसको आप भारत कहेंगे, तो भारत बन जाएगा। लेकिन आजकल जो परिभाषा आ गई है, चूंकि अक्षांश और देशांतरों का विस्तार हो गया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का विस्तार हो गया है, इनके बारे में हमें जानकारी हो गई है, तो इसके मामले में बताना पड़ेगा। मतलब अब कैसे स्थिति बताएंगे, तो हम एक लोकेशन बताएंगे, एक लोकेशन नहीं बताएंगे कि यहां खड़े होकर व्हाट्सएप पर लोकेशन नहीं भेज देंगे कि बोले सर ये भारत है। आपको बताना पड़ेगा कि भारत का विस्तार कहां, उत्तर में कहां से लेकर दक्षिण में कहां तक, पूरब में कहां से लेकर पश्चिम में कहां तक। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि भारत उत्तर में कहां तक है, दक्षिण में कहां तक है, पूरब में कहां से लेकर पश्चिम में कहां से लेकर पूरब में कहां तक है। ये पूरब है आपका और ये पश्चिम है, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक कहां। अब ये कैसे बताएंगे आप? अक्षांश और देशांतर के रूप में बता देंगे। अब आप बोलेंगे अक्षांश देशांतर क्या है, तो अभी हम उनके बारे में बात करने वाले। तो क्या लिखेंगे विस्तार, तो हम लिखेंगे भारत की स्थिति क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट है ना, क्या है ये 8 डिग्री 4 मिनट। ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है मतलब यहाँ पर जो हम विस्तार की बात करेंगे तो हम कैसे विस्तार में बता रहे हैं, अक्षांश बताएंगे और देशांतर बताएंगे। अक्षांश का मतलब क्या है, इस प्रकार की जो लाइन होगी वो अक्षांश, देशांतर का मतलब क्या है, इस प्रकार की लाइन जो होगी वो देशांतर है। मतलब क्या हो गया, क्षैतिज लाइन जो है, क्षैतिज रेखा जो है उसको आप अक्षांश कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसको आप देशांतर कह देंगे। क्लियर बात, यहाँ पर समझ में आ गई क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अक्षांश और देशांतर होगा। अब अक्षांश देशांतर के रूप में बताना पड़ेगा, मतलब ऐसी ऐसी जो लाइनें खींची हैं, तो नीचे कौन सी आखिरी लाइन जाती है और ऊपर कौन सी लाइन जाती है, इसके बीच में भारत है, और ऐसी ऐसी लाइनों के बीच में भारत है। मतलब पूरब में पश्चिम में कौन सी लाइन है और पूरब में कौन सी लाइन है, ऐसे हमें बताना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, भारत का अक्षांश और देशांतर में हम लिखेंगे भारत का विस्तार। तो लिखेंगे अक्षांशीय, क्या बता देंगे, अक्षांशीय विस्तार को बता देंगे। क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया। अब दूसरी चीज क्या लिखेंगे हम यहां पर, ये लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा, देशांतरीय विस्तार। चूंकि ये देशांतर है, खड़ी रेखा, तो अब क्या लिखेंगे यहां पर, देशांतर विस्तार। क्या लिख देंगे देशांतरीय विस्तार में, कहां से है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या, आप वीडियो में बने रहें, आपको अगला टॉपिक जो हम अभी उठाएंगे उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये विस्तार लिख लेंगे, ये आ सकता है आपका, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का अक्षांश देशांतरीय विस्तार बताइए, भारत की स्थिति अक्षांश देशांतर में बताइए, या आपसे पूछ सकते हैं सर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपके नंबर पक्के करेगा। तो आप ये बिल्कुल इस तरीके से लिख देंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार और लिख देंगे भारत का देशांतीय विस्तार, लिख देंगे, नंबर बिल्कुल कटेगा नहीं। ज्यादा होगा तो ऐसे चित्र बना देना, ऐसे भारत का नक्शा नहीं बना पाए तो ऐसे लिख देना कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। उत्तर में, दक्षिण में कहा हो गई तो अपन ने बस एरो लगा दिया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। पूरब में क्या, देशांतर में क्या कर दी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ऐसे यहां पर हमको काम कर देना। क्लियर बात, रफ करना ही है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा आगे और, है ना। अब देखो, अब बात करनी हमें किस पर, आकार के ऊपर, साइज के ऊपर। किसकी साइज देखेंगे, भारत के आकार को हमें देखना है, भारत की साइज हम देखेंगे। साइज मतलब जैसे आप मुझे देखेंगे, बोले कुछ लोग कहते होंगे सर मोटे हैं, कुछ सर हैं जो पतले हैं, कुछ सर जो हैं वो थोड़ी ज्यादा फिट है। तो आप आकार के हिसाब से ही बता रहे हैं ना, फिट, मोटे, पतले, ऐसा ही है कि नहीं है, तो आप ऐसे बता पा रहे होंगे। तो ऐसे ही क्या है, कोई देश बड़ा है, कोई देश छोटा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। और ये छोटा बड़ा आप कैसे कह पाते हैं, उसको देख कर कह पाते हैं ना। मुझे आप कैसे कह पा रहे हैं, मुझे देख कर कह पा रहे हैं कि सर ऐसे हैं, किसी और को कैसे कह पा रहे हैं कि वो ऐसा है। तो देख कर कह पा रहे हैं, देख कर आपके दिमाग में एक शेप बनता है, सामने वाले का एक आकार दिमाग में बनता है, फिर आप उसको उस तरीके का कुछ नाम दे पाते हैं। ऐसे ही देशों के मामले में जब हम उनको देखते हैं तो हमें कुछ उनका दिमाग में उनका नक्शा बनता है, और नक्शे के आधार पर हम क्या कह पाते हैं कि इसकी आकार छोटी है, इसकी आकार बड़ी है, इसकी आकार बहुत बड़ी है। तो ये हम क्या कह पाते हैं, ये हम कैसे कह पा रहे हैं, ये सब कुछ हम उनके नक्शे को देखने के बाद कह पा रहे हैं। क्लियर बात। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल है। तो अब क्षेत्रफल निकाल लिया, जैसे ही क्षेत्रफल निकाला तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, तुलना करेंगे कि भाई इस क्षेत्रफल से कुछ लोग बड़े होंगे और कुछ लोग इस क्षेत्रफल छोटे होंगे। मतलब कुछ लोग इस क्षेत्रफल से जिनका आकार बड़ा होगा और कुछ लोग इस क्षेत्रफल से आकार छोटा होगा। और यहां पर हमारा कहीं स्थान आ जाएगा, ये बड़ा है छोटा है का निशान तो समझते होंगे ना आप। यहां पर क्या है, कुछ क्षेत्रफल से बड़े होंगे, कुछ क्षेत्रफल छोटे होंगे, हमारा यहां पर स्थान आ जाएगा। तो क्षेत्रफल में हमारा स्थान क्या है, 7वां है। हमारा मतलब, मेरा मत समझ लेना, भारत के स्थान की बात कर रहे हैं, देश के स्थान की बात कर रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल का स्थान कितना है, 7वां है। जो ये क्षेत्रफल है जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, दुनिया भर के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4। दुनिया भर के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4। देखो कैसा दुनिया भर का, देखो ये नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में आप देख रहे होंगे कि कई सारे देश हैं, कनाडा, यूएसए। तो दुनिया भर के देशों का क्षेत्रफल आप मिलाएंगे और उसमें से ये भारत का क्षेत्रफल आप जो देख पा रहे हैं वो कितना है, 2.4 है। कितना है, 2.4 है, 4% है। क्लियर, 2.4% है, ये आप यहां पर बता पाएंगे। क्लियर बात। तो ये तब ये आप ऐसे बता पाएंगे भाई कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील, ये देश आपने देखे यहां पर। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई इन पूरे देश का, चाहे कोई भी देश, अफ्रीका के, एशिया के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, सब देशों का क्षेत्रफल मिला दिया और उस क्षेत्रफल में हमने देखा भारत की तुलना करी तो कितना निकला, 2.4 निकला, 2.4% निकला पूरे ओवरऑल दुनिया के क्षेत्रफल का। क्लियर बात। तो दुनिया के क्षेत्रफल में, अब दुनिया में पृथ्वी का क्षेत्रफल मत मिला लेना, ये पानी आने सब मत मिला लेना, सिर्फ किसका, ये जो लैंड पार्ट है ना, ये जो आपको रंग बिरंगा दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इनका, इनकी बात की, ये पानी मत मिला लेना, पानी का नहीं है ना, सिर्फ हम स्थल भाग के बारे में बात कर रहे हैं। अब चूंकि हमने बात की कि इस क्षेत्रफल के आधार पर हमारी कुछ रैंक निकली, चूंकि भारत है, भारत का कुछ क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे ही है ना। तो इस क्षेत्रफल से कुछ ऐसे होंगे जिनका बड़ा होगा, मतलब क्षेत्रफल बड़ा होगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा,
और कुछ ऐसे होंगे जिनका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि नहीं? अब जब सब दुनिया भर के देशों का क्षेत्रफल देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब इस आधार पर भारत के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर रैंक निकल आएगी। तो क्या निकल आई, 7वीं। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया में भारत कौन सा देश है, 7वां देश है। तो भारत के पहले के 6 देश के नाम बताओ, नाम लिखो, लिखो भैया, नाम लिखो, तुरंत रफ कर देंगे, नाम लिखो। एक देश है, इसको कहते हैं रूस, है ना, एक देश इसको कहते हैं क्या, रूस। कितना क्षेत्रफल है, 170.7। दूसरा देश है जिसको क्या कहते हैं, कनाडा, क्षेत्रफल 99.7। यूएसए क्षेत्रफल 98। चीन क्षेत्रफल 95.9। ब्राजील क्षेत्रफल 85.4। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल 76.8। भारत क्षेत्रफल 32.8। ये सब किस में लिखा है, ये सब क्षेत्रफल किस में, लाख वर्ग किलोमीटर में, लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब इनके पीछे लाख वर्ग किलोमीटर आपको लगा लेना है। क्लियर बात? तो अब आपको पता चल गई, रैंकिंग पता चल गई कौन है, पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चाइना है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है, तब जाकर 7वां भारत का नंबर आ पाया। तो भारत से पहले 6 देशों के नाम याद रखेंगे, भारत का भी नाम याद रखेंगे। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, आपका उसका जवाब देना पड़ेगा। देखो ये 7 बड़े देशों के नाम आ गए, रूस, कनाडा, यहां पर यूएसए आ जाएगा, चीन इसके नीचे होगा ना, चीन यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 7 देशों के नाम आ गए क्रम में। क्या लिखेंगे, तो हम कैसे लिख पाए, यहां पर मैप पर अगर बताना हो तो नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर भारत का। तो ये 7 देश आपको मिलेगा क्रम से कि भाई इनका ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 7 हो गए। क्लियर है बात? कि और इसमें 7 का कुछ और कोई ट्रिक व्रिक नहीं इसकी कुछ, है ना। अब बात करेंगे भारत की स्थल सीमा रेखा के बारे में। अब ये क्या आ गई, बोले नई चीज आ गई है। अब रेखा वो रेखा नहीं है, ये रेखा ये वाली रेखा है। ये वो नहीं है कि रेखा को तुमने देखा है ना, वो वाली रेखा नहीं है। ये रेखा क्या है, लाइन वाली रेखा है, जिसको खींचा जाता है ऐसे, इस तरीके से ना। ये रेखा है, किसी की लाइन छोटी, किसी की लाइन बड़ी, कोई किसी की लाइन काटता है, ऐसा आपने सुना होगा। काटना नहीं किसी की लाइन, अपनी लाइन बड़ी करनी है। क्लियर बात? तो अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, भारत की स्थल सीमा रेखाओं के बारे में, मतलब लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्थल रेखा क्या होती है? अब ये डाउट आया दिमाग में कि स्थल रेखा क्या हो सकती है, हम कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, ये बड़ी डाउट आती है। भारत का नक्शा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वाला लगा लेते हो, ये देख पा रहे हैं, ये भारत की लाल कलर से बनी हुई है, ये भारत की बॉर्डर है। सभी क्या है, इसके भीतर भीतर भारत है ना। क्या आप यहां सोच सकते हो कि हम यहाँ घूम आए, यहाँ पर घर बना लें, यहाँ पर हम मोमोज की दुकान लगा लें, यहाँ पर हम पिज्जा की दुकान लगा लें, यहाँ पर हम किसी को 2 लपाले मार दें, यहाँ पर हम किसी को कार एक्सीडेंट कर दें, कर सकते क्या? ये भारत का क्या है, भारत की सीमा का है। आप यहाँ तो कर ही नहीं पाओगे, तो पानी है। आप ज्यादा हीरो बनने जाओगे तो डूब जाओगे, मगरमच्छ खा जाएगा तो कहीं के नहीं रहोगे। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो लाल लाइन दिख रही है, तो इस लाल लाइन के भीतर भीतर भारत है। मतलब क्या है, ये लाइन जो है इसी को आप रेखा कहते हैं। समझ में आई बात कि ये क्या हो जाएगी, इसी को आप रेखा कहते हैं। अब इस रेखा को आप 2 प्रकार से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? 2 प्रकार से। सीमा के तौर पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सीमा के तौर पर यहां पर हम देख रहे हैं स्थल सीमा रेखा। तो सीमा भी क्या है, सीमा गलत मत समझना, सीमा क्या है, सीमा क्या है, ये बाउंड्री के बारे में बात की जा रही है। सीमा मतलब आपकी हद के बारे में बात की जा रही है ना। सीमा का मतलब क्या हो गया, ये हद के बारे में बात की जा रही है कि ये हद क्या है आपकी हद क्या है। कहते हैं ना कि तुम अपनी सीमा में रहो, तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम अपनी सीमा में रहो, वैसी सीमा की बात की जा रही है रेखा। तो यहां पर जैसे हमने सीमा रेखा पर बात करी, तो हमें भारत की सीमा रेखा हमने यहां पर लाल कलर से देखी हुई थी, अलग अलग टाइप की दिखी, तो ये सीमा रेखा थी। इन सीमा रेखा के भीतर भारत था। अब इसमें 2 प्रकार की सीमा रेखा हमें देखने को मिल रही है। एक को स्थल सीमा रेखा कह रहे हैं, एक को तटीय सीमा रेखा कह रहे हैं। 2 बातें क्या आ गई है भैया, 2 क्या चीजें? स्थल सीमा रेखा का मतलब होता है, स्थल का मतलब होता है भूमि, मतलब वैसी सीमा रेखा जो भूमि के साथ संपर्क में होगी ना। क्या होगी, भूमि के साथ संपर्क में होगी।
तटीय सीमा रेखा का मतलब क्या है कि ऐसी सीमा रेखा जो जल के साथ संपर्क में होगी। अब बात समझ में आई? स्थल सीमा का मतलब जहां पर कोई देश का ही बाउंड्री टच हो रही हुई, स्थल टच हो रहा होगा। तटीय सीमा रेखा का मतलब जहां पर कोई पानी वाली चीज, कोई समुद्र या कोई महासागर टच हो रहा होगा। क्लियर? तो भारत में ऐसी दो सीमाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये जो आप गुजरात में देख रहे हैं ऊपर से, यहां पर आप देख पाएंगे कि ये पूरी क्या है हमारी, ये पूरी क्या है हमारी स्थल सीमा रेखा है। क्या है हमारी? स्थल सीमा रेखा है। ये लाल कलर से जो बनाई है इसको क्या कहेंगे? ये स्थल सीमा रेखा है। अब देखो यहां पर पाकिस्तान है, फिर चीन आ गया, फिर नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये क्या है? ये स्थल सीमा रेखा। समझ में आई बात? अब ये स्थल सीमा रेखा कितनी लंबी है? यहां से खींचते गए तो पता चला कि ये तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। मतलब भारत की स्थल सीमा रेखा बड़ी है। अब बात आती है, इसको आप तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तटीय सीमा रेखा के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, नीला ले लेता हूं। तटीय सीमा रेखा क्या है? ये जो तट, जहां जहां समुद्र का पानी मिल रहा है, जहां जहां पर सीमा समुद्र के साथ बनती है, इसको क्या कहते हैं? तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तो ये आपकी क्या है? ये तटीय सीमा रेखा है। इसको क्या कहेंगे? तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा का जब हम आकलन करते हैं तो हमें दो प्रकार की मिलती है। ये दो नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या है? 6100 किलोमीटर मिली और 7516.6 किलोमीटर मिली। ये तटीय सीमा रेखा है। तो अब ये तटीय सीमा रेखा मतलब जहां पर हमारी सीमा पानी के साथ बन रही है वो तटीय। तो ये इसकी लंबाई हमने यहां पर देखी। इसको हम देखें तो ये लगभग कितनी है? आधी है। मतलब स्थल सीमा रेखा क्या है? लगभग दुगनी है तटीय सीमा रेखा से। इसी कारण से हमने इक्वेशन लिखी है, स्थल सीमा रेखा बराबर तटीय सीमा रेखा गुणा 2। तो क्या हो जाएगी? बराबर किस में आ जाएगी? लगभग में आ जाएगी। लगभग में आ जाएगी। एग्जैक्ट तो 15,200 नहीं होगा, लेकिन लगभग में इसके आसपास आ जाएगा। तो अब ये स्थल रेखा समझ गए, तटीय रेखा समझ गए यहां पर। अब बात आती है कि ये 6100 का लॉजिक आप समझाइए और 7516 किलोमीटर का आप लॉजिक समझाइए। स्थल की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य भूमि की है। किसकी है? मुख्य भूमि की है। और ये क्या है? मुख्य भूमि के साथ किसको मिला दें? मुख्य भूमि के साथ किसको मिला दें? द्वीपों को मिला दें। जैसे ये वाली मुख्य भूमि हो गई हमारी कौन सी? गुजरात से स्टार्ट करी, ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का मतलब पूरा भारत में यही है। इसके अलावा भारत कहां है? तो इसके अलावा भारत यहां पर है और इसके अलावा भारत यहां पर है। तो मुख्य भूमि की सीमा रेखा इसकी कितनी हो गई? 6100 किलोमीटर। लेकिन जब इसमें आप ये वाला इलाका क्या है? इसको कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहा जाता है इसको। क्लियर? और इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है आपका अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? तो जब इन द्वीपों की आप सीमा रेखा, चूंकि द्वीप है, द्वीप मान लीजिए कि ऐसा है, ये पानी, द्वीप का मतलब क्या है? चारों तरफ से पानी भरा होगा, तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ पानी होगा। तो अब इसकी कुछ ना कुछ सीमा आएगी, उस सीमा को जब इसमें मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? समझ में आई बात? तो अब बात समझ में आ गई। मुख्य भूमि की सीमा रेखा मतलब केवल ये वाली सीमा रेखा पर बात कर रहे हैं। और जैसे ही आप 75,016 की बात करते हैं, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को आप मिला देते हैं। क्लियर बात? यहां तक की बात क्लियर है? तो ये स्थल सीमा रेखा के बारे में बात हो गई। क्लियर? अब आप देखेंगे यहां पर कि भारत को इसे देखते हैं तो भारत का आकार कह रहे हैं मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। बोले सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इतने भुज हैं उसके समझ नहीं पा रहे। त्रिभुजाकार का मतलब क्या है कि अगर आप इसको ऐसे देखेंगे और इसको ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा क्या? त्रिभुज। क्या लगेगा? त्रिभुज। इस कारण से क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार कहेंगे। अब देखो यहां पर इसका विस्तार आप देख पा रहे हो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है? 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और अगर आप पूरब से लेकर पश्चिम तक की तरफ, सॉरी पश्चिम, ये पूरब है, पूरब से लेकर पश्चिम तक आते हैं तो विस्तार कितना आता है? 2,933 किलोमीटर। तो ये लंबाई में विस्तार की बात कर ली यहां पर। अब आप इस जैसे ही भारत के नक्शे को गौर से देखते हैं तो आप देखते हैं कि यार ऊपर से आया बढ़िया, फिर चौड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे पतला होता चला गया। तो ये पतले होने का सिलसिला कहां से स्टार्ट हुआ भाई? ये कमजोर कैसे होने लगा? पतला कैसे होने लगा? इसका आकार कैसे सकरना, कहां से सकरा होने लगा? तो यहां पर हमने देखा कि ये वाला जो इलाका है, ये वाली, यहां से फिर हमने देखा कि भारत लगातार
सकरा होता चला गया, धीरे धीरे यहाँ पर घटता चला गया, 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 घटता चला गया। तो ये वाली लाइन क्या मिली? तो अक्षांश रेखा में ये वाली लाइन मिली, इसको कहते हैं 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत सकरना स्टार्ट हो जाता है, भारत का सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर जैसे बढ़ते हैं तो वो सकरा या पतला होना स्टार्ट हो जाता है। भारत के सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो नीचे आए हैं तो यहाँ पर अंतरीप का रूप ले लिया है अंतिम छोर पर। अंतरीप क्या कहलाता है? तीन तरफ से जो समुद्र से घिरा होगा उसको आप अंतरीप कहते हैं। जो भी चीज तीन तरफ से समुद्र से घिरी होगी वो अंतरीप कहलाएगी। और इस अंतरीप को क्या कहते हैं? ये अंतरीप का अंतिम बिंदु या सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, वो कहलाता है कन्याकुमारी। क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। क्लियर? तो कुमारी अंतरीप या इसको कन्याकुमारी कहा जाता है। क्लियर है बात? अब आप जानते हैं कि अंतरीप क्या है। तो मुख्य स्थल भाग जब निकला हुआ हो, पतला हो और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको अंतरीप कहते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर ये क्या है? अंतरीप। ये क्या है? अंतरीप। ऐसे ही भारत का क्या है? अंतरीप। और आखिरी बिंदु यहां पर क्या है? कन्याकुमारी। क्लियर बात? तो अंतरीप वाली बात समझ में आ गई कि और बताना पड़ेगा इसको? क्लियर है कुछ? अंतरीप मतलब जैसे ही चीज पतली हो जाएगी, सकरी हो जाएगी और ऐसे निकल कर आएगी और यहाँ पर तीनों जगह पानी भरा होगा, तीन तरफ से पानी से यहाँ पर इस तरीके से घिरा होगा, इसको क्या कहेंगे? तो ये वाला इलाका कहलाएगा अंतरीप या प्रायद्वीप। तो ये आखिरी बिंदु क्या है जिसको हम कहते हैं? ये कहलाता है कन्याकुमारी। क्या कहलाता है? इसको आप कन्याकुमारी कहते हैं। क्लियर बात? क्लियर है ना यहां तक? चलो अब बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय आकार के बारे में कि ये भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार है ये क्यों? प्रायद्वीपीय आकार का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो आप। तो प्रायद्वीप का जो मतलब होता है तीन तरफ से समुद्र से घिरा। तीन तरफ से समुद्र से घिरा, इसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्लियर? अब भारत में, भारत कहां तीन तरफ से समुद्र से घिरा है? तो ऊपर तो नहीं है, यहां पर तो पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान है, थोड़ी सा टच होता है, यहां पर चीन है, यहां पर नेपाल है, यहां पर भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। तो यहां पर तो क्या है? स्थल। अब तीन तरफ से कहां घिरा है? तो दक्षिण में घिरा है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। देख पा रहे हो, ये अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है, यहाँ पर मन्नारी खाड़ी। पूरा भारत क्या है? तीन तरफ से समुद्र से घिरा। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रायद्वीप हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि प्रायद्वीप ये भारत के आकार के कारण बताएंगे, तो क्या लिखेंगे कि भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है और पूर्व में बंगाली खाड़ी, जबकि दक्षिण में क्या लिख दें? मन्नार की खाड़ी। फिर लिखेंगे अतः भारत का दक्षिणी भाग तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसी कारण से भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप बन जाता है। क्लियर? लिख पाएंगे? उत्तर ही लिख के बता दिया मैंने, इतनी मेहनत कर दिया आपके लिए। आप भी लिखना कॉपी में, ऐसा नहीं कि भाई खाली छोड़ दो सब खत्म कर दो। भाई कुछ तो ख्याल रखो। भारत हिंद महासागर की मध्य भाग में स्थित है, मतलब महासागर के बिल्कुल बीच में स्थित है। बीच का मतलब कैसा है कि आप देखेंगे महासागर है तो महासागर ऐसा फैला हुआ है तो बिल्कुल बीच में आता है, ऊपर की तरफ। ठीक? भारत के उत्तर है ना, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर में उत्तर पूर्व पर नवीन मोरदार पर्वत। मतलब ये बता रहे हैं कि भारत की अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो ये पूरा जो इलाका है जिसको आप क्या कहते हैं, ये पूरा इलाका हिमालय वाला कहलाता है। ये हिमालय यहाँ पर ऐसे मुड़ जाता है
और ये हिमालय यहां पर भी ऐसे मुड़ जाता है। तो मतलब उत्तर में पर्वत आ गया और उत्तर पूर्व में पर्वत उत्तर पश्चिम में पर्वत आ गया, उत्तर पूर्व में पर्वत आ गया, यहां पर ये अरावली पर्वत आ गया। तो क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पूर्व में सब जगह क्या है, नवीन मूढ़धार पर्वत है। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से रजिस्ट्री। रजिस्ट्री मतलब क्या होगा कि आप स्थिति बता पाएंगे कैसे, भारत के उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में मूढ़धार पर्वत या हिमालय की मोड़ है, पश्चिम में भी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, जबकि भारत के दक्षिण में तीनों, भारत का दक्षिणी भाग तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप ये बताएंगे तो कोई भी ये जानकर तुरंत कह देगा ये तो भारत है। तो ऐसा बताना, भारत का मतलब ये नहीं कि यहां से लोकेशन भेज दी तो ये हो जाएगा, भारत का मतलब ये पूरा इलाका भारत हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे बताएंगे तो पूरा इलाका, उसमें एक एक चीज भारत में समझ आएगी। क्लियर बात। तो ये हमने यहां पर बात की कि भाई कैसे प्रायद्वीप बना और साथ ही साथ उत्तर के बारे में बात कर ली। अब बात करनी हमें अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या होगा, जो इसके इफेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो इफेक्ट क्या होने वाला है उसको हमें जानना है। तो उसके पहले हम जानेंगे कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, उसको हम यहां पर जानेंगे। ये कुछ फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये फोटो के साथ मैं थोड़ी सा आगे चलता हूं, फिर आपको क्लियर करवाऊंगा चीजें, तब तो कि नहीं तो फिर सब गड़बड़ कर देंगे आप। अब क्या करें, जैसे मान लीजिए पृथ्वी बना दी अपन ने, तो पृथ्वी पर कुछ अलग अलग प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। कैसे खींची गई हैं, कुछ ऐसी खींची गई हैं रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई हैं, और कुछ रेखाएं आपने देखी होंगी कुछ इस तरीके से खींची गई हैं। आपने कुछ इस तरीके से देखी होंगी, देखेंगे नहीं, देखी है कि नहीं, हाँ ना तो बोलो भाई, कि सब मैं ही बोलूंगा, कुछ तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे। कुछ रेखाएं आपने ऐसे देखी होंगी, है ना। तो अब ये जो रेखाएं हैं, इस रेखा को क्या कहेंगे, ये वाली जो रेखा है इसको क्या कहेंगे, ये वाली रेखा कहलाएगी अक्षांश। और जो ऐसी रेखाएं खिंच रही हैं, खड़ी आपको दिख रही है, क्या कहलाएंगे, इनको कहेंगे देशांतर। अक्षांश का मतलब क्या हो गया, अभी हमने जस्ट पहले बात करी थी कि मतलब कि इस प्रकार की जो रेखा होगी वो अक्षांश, मतलब क्या हो गया, क्षैतिज रेखा जो होगी वो अक्षांश कहलाएगी, और जो खड़ी रेखा होगी उसको क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। मतलब ऊर्ध्वाधर के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन के बारे में बात की जा रही है, ऊर्ध्वाधर के बारे में बात की जा रही है, वो क्या हो जाएगी, उसको आप देशांतर कहेंगे। क्लियर बात। तो ये अक्षांश और देशांतर कहला जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। इनको अपन अक्षांश और देशांतर कह देंगे। अब यहां पर आप देखिए फोटो में आप देखते हैं कुछ लाइनें आपको ऐसे दिखती हैं जो आपको पड़ी हुई हैं, इन रेखाओं को कहते हैं क्या, ये कहलाती है अक्षांश रेखा, है ना, अभी बात करिए। और ये खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है वो देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री जो है, जो इक्वेटर है, वो पृथ्वी को ऐसे ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। 2 हिस्से क्या होंगे, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं आप उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो 0 डिग्री है उसने क्या किया, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये 0 डिग्री ने क्या किया, 2 हिस्सों में, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ जाए। क्लियर बात। अब ये बांट दिया। अब क्या किया हमने, उत्तरी गोलार्ध में कुछ लाइनें खींचना चालू करी, हर एक डिग्री पर डाल दे गए।
कोण बना बनाकर डिग्री पर डालते गए, तो इसे 1 डिग्री पर बढ़ाया हमने, 1 डिग्री डाल दी, जैसे 15 डिग्री तो हर 1 डिग्री पर डालते गए, इसे कहां तक बनाए, 90 डिग्री तक बनाए। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में कितनी लाइनें मिलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगी 90 लाइनें, और फिर ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कितनी लाइनें मिलेंगी, 90 लाइनें, 90 और 90 180, और ये 0 को मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी टोटल लाइन, 181। इन दो लाइन के बीच में अंतर देखेंगे तो 111 किलोमीटर के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर लाइन बनाई गई तो ये क्या है, पोल से पोल की तरफ खींची गई। अब आप देख पा रहे हैं पोल पर ये रेखाएं, यहां फोटो में अगर आपको दिख रहा होगा, पोल पर रेखाएं, इनकी दूरी क्या है, कम होती जा रही है ना, जैसे ही पोल से दूर हट रहे हैं दूरी बढ़ती चली जा रही है, और इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर बढ़ जाती है, फिर नीचे की तरफ आते हैं, फिर घटना स्टार्ट हो जाती है, पोल पर फिर जुड़ जाती है। मतलब ये पोल से पोल की तरफ खींची गई रेखाएं, पोल का मतलब क्या है, ध्रुव, क्या है, ध्रुव, तो ध्रुव से ध्रुव की तरफ खींची गई रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं कैसे खींची गई हैं, इनको भी देख लो आप कैसी हैं, इनकी संख्या क्या है, कैसी खींची गई है, इनको अपन बात कर लेते क्या है। ये अपन ने गोला बना दिया, यहाँ पर गोला बनाकर इसमें तुरंत अपन ने एक लाइन डाल दी, ये एक लाइन डाल दी यहाँ पर, तो क्या हो गई, पृथ्वी फिर से 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा कहला गया पूर्वी गोलार्ध, ये वाला क्या हो गया, इसको कह देंगे पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे पश्चिमी गोलार्ध। कारण क्या है कि सूरज इसी तरफ से निकलता है तो ये पूर्वी गोलार्ध। अब इसमें क्या किया कि पूर्वी गोलार्ध में हमने यहां पर और ऐसी लाइनें डाली, कुछ इस तरीके से लाइनें डालते चले गए और बढ़ाते चले गए। ये ऐसी लाइनें कितनी डाली, यहां पर 180 डाली, 180 लाइन क्या होगी, 0 के बिल्कुल पीछे जाएगी, और ऐसे ही यहां पर डाली, कितनी लाइन डाली, 180 डाली। अब ये पूर्व की तरफ डाले तो इसमें ई लगा दिया या पूर्व लिख दिया, ये पश्चिम की तरफ डाले तो इसमें डब्ल्यू लगा दिया या पश्चिम लिख दिया। समझ में आई बात। तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, पूरी लाइन कितनी हो जाएंगी, 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। समझ में आई बात कि ये 360 हो जाएगी। यहां पर आप देखो ना, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अब दिख रही है सामने वाली लाइन, और इसकी जस्ट पीछे 180 डिग्री दिख रही है। यहां से यहां तक की जो लाइन है वो कितनी है, 180। पूरब की तरफ ये ईस्ट लगा देंगे, और यहां से यहां तक की लाइन कितनी है, ये भी 180, लेकिन ये पश्चिम की तरफ इनमें वेस्ट लगा देंगे। तो टोटल लाइन कितनी हो गई, 180 और 180, इसको कितना कह देंगे, 360 कह दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर उसमें 0 जोड़ दिया था, इसमें नहीं जोड़ रहे, क्योंकि इसमें यहां पर 0 भी कॉमन है और पीछे 180 भी कॉमन है। इसका 180 भी ये है, इसका 180 भी है, इसलिए लाइन कितनी हो गई, 360 लाइन हो गई। क्लियर हो गई बात यहां पर। तो ये 360 लाइन यहां पर डाल दी गई, ये अक्षांश देशांतर की स्थिति हो गई यहां पर। अब अक्षांश का हमने उपयोग क्या कर लिया कि सूर्य कैसा आएगा यहां पर, देखो अभी आपको बता देते हैं कैसे यहां पर इसका उपयोग कर लिया यहां पर। तो अक्षांश और देशांतर का हम उपयोग क्या कर लेंगे, तो इनका उपयोग हम बहुत साधारण सी बात में अगर अपन बात कर लें कि अक्षांश का और देशांतर का उपयोग अगर हम देखें, तो अक्षांश का उपयोग देख लेते हैं ताप क्षेत्र बांटने में, टेम्परेचर जोन बांटने में, और देशांतर का हम उपयोग कर लेते हैं कैसा, तिथि रेखा के रूप में, और तिथि रेखा के रूप में, डेट लाइन के रूप में। डेट लाइन मतलब क्या होगी, समय रेखा। समय रेखा कैसी है, अंतरराष्ट्रीय और देशीय। इसमें इन रेखाओं का उपयोग हो जाएगा। देशांतर क्या है, पृथ्वी ऐसी घूमती है, ऐसी घूमती है, इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको तिथि रेखा बना देंगे, और यहां पर अक्षांश रेखा को ताप क्षेत्र में इनका उपयोग कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे इनका उपयोग करेंगे, धीरे धीरे इनको हम आगे देखते चलेंगे। अभी यहां तक की बात ये वाली क्लियर है, तो ये अक्षांश देशांतर वाली बात क्लियर। चलो अब बात क्या कर रहे हैं, यहां पर बात की जा रही है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, कितना है, 30 डिग्री। मतलब अगर भारत का नक्शा देखें हम, दक्षिण से और उत्तर की तरफ अक्षांश देखें तो लगभग 30, और पूरब से पश्चिम की तरफ अगर हम देशांतर देखते हैं तो वो भी लगभग 30, लगभग की बात कर रहे हैं, 30 से थोड़ा बहुत कम होगा, लगभग 30। लेकिन भूमि पर जब हम बात करते हैं तो उनकी वास्तविक दूरी कम होती है। ऐसा क्यों, वास्तविक दूरी समान नहीं है, ऐसा क्यों, इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखो यहां पर जैसे ही हम आते हैं, यहां पर जैसे ही आते हैं हम यहाँ पर, तो हमारी अक्षांश विस्तार में बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या है, विस्तार है, जिसको आप क्या कहते हैं, अक्षांशी विस्तार कहते हैं। तो कितना अंतर आएगा, तो हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 37 डिग्री 6 मिनट में से क्या घटा देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे। तो ये कितना गया, 6 4 2 बचा यहाँ पर, या हम मिनट के हिसाब से घटा देते हैं, हाँ ये 2 मिनट बचे यहाँ पर, और 17 में से 8 गई तो कितनी बची, 9 और 2, तो ये कितना बचा, 29 डिग्री 2 मिनट बचा यहां पर अंतर, लगभग आधा घंटे के आसपास, 30 मिनट के आसपास। ठीक, और अगर आप यहां की बात करें,
अगर आप यहां की बात करें देशांतर की, ये अक्षांश का निकाला अपन ने, ये किसका निकाला, अक्षांश का। अब देशांतर की बात करें तो क्या करें, 97 डिग्री 25 मिनट से हम घटा दें किसको, 68 डिग्री 7 मिनट को। तो 25 में से 7 चलेंगे, 25 मिनट में से 7 मिनट चले गए तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 गई तो कितने बचेंगे बताओ ना, 8, तो ये 18 मिनट बचे। और 17 में से 8 गई तो कितने बचे, 9, और 8 में से 6 गई तो 2, तो ये 29 डिग्री 18 मिनट का समय यहां पर बच गया, 29 डिग्री 18 मिनट का समय यहां पर बच गया। तो अब आप समझे लगभग 30 का अंतर है, लेकिन ये अंतर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये अंतर ऐसा है कि समान नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, उसको देख लेते हैं क्या कारण है। देखो उसका अंतर क्या है, आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो है इनकी दूरी आपको बिल्कुल समान दिख रही होगी, सब जगह आपको दूरी समान दिख रही होगी। लेकिन देशांतर रेखा देख रहे होंगे, बोले सर यहां दूरी कुछ है, यहां दूरी कुछ है, यहां दूरी कुछ है, यहां दूरी कुछ है, यहां दूरी कुछ है। मतलब क्या बात समझ में आई कि देशांतर रेखा में विषुवत रेखा से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घटना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई बात। तो क्या हो रही है, यहां पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, दूरी घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो भारत क्या है, 0 डिग्री से ऊपर है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, मतलब क्या है, ऊपर है कि नहीं है। तो क्या होगा, अक्षांश के बीच की दूरी घट रही। इसी कारण से क्या हो गया, इसी कारण से आप देखेंगे वास्तविक दूरी में, है ना, इसी कारण से दोनों में अगर डिग्री का अंतर देखें तो लगभग समान है, लेकिन वास्तविक दूरी क्या है, असमान समझ में आ रही है। वास्तविक दूरी कैसी असमान समझ में आ रही है कि अगर हम उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है। ये उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात हो रही है। अब अगर आप देखते हैं पूरब से पश्चिम विस्तार, जबकि इसमें भी लगभग डिग्री इसकी थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो आप देखें इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ये किस कारण से, चूंकि ऊपर जाते हैं तो दो रेखाओं के बीच में दूरी घटना स्टार्ट हो जाती है, दो रेखाओं के बीच में दूरी घटना स्टार्ट हो जाती है। इस कारण से देशांतरी विस्तार हमें कम मिलता है, अक्षांश विस्तार हमें ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आई बात। अब एक और बात आ गई, एक और बात क्या आ गई कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब भी अपन बिल्कुल क्लियर कर दें क्या है, घंटा क्या है, अंतर क्या है, और कच्छ क्या है और अरुणाचल क्या है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो कच्छ में अंधेरा रहता है, वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय निकलता है। ऐसा दोनों में क्यों है, क्योंकि 30 डिग्री का आप देखेंगे अंतर है, इस कारण से देखने को मिल रहा है। अभी अपन बात करेंगे, धीरे से बात करेंगे, पूरी एक एक करके बात करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर कि भारत की मानक समय रेखा वाले में एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब बस अब अपन को वो क्लियर कर देना है, क्या जो ये बोला गया है ना यहां पर, ये जिसको आप कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में अंतर है, तो अपन मानक समय वाला जैसे कॉन्सेप्ट आ गया तो ये मजा आ गया कि अपन मानक समय और खत्म कर देते हैं। क्या कहलाता है ये मानक समय, मानक समय क्या होता है, बोले सबसे पहले सर यही बताओ मानक समय क्या है। मानक समय अलग अलग होते हैं, जैसे स्थानीय समय क्या होगा, मतलब मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या है कि जो स्थानीय समय होता है वो अलग होगा, आपके देश का समय अलग होता है और अंतर्राष्ट्रीय समय अलग होता है। समझ में आ रही बात। स्थानीय समय मतलब भोपाल का अलग है, इंदौर का अलग है, लखनऊ का अलग है, फिरोजाबाद का अलग है, फर्रुखाबाद का अलग है, आगरा का अलग है, हैदराबाद का अलग है ना, सबका आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। देश का समय मतलब जो भारत का समय है, जिसमें आपकी घड़ी बज रही होगी, हमारी घड़ी में जो समय होगा वो आपकी घड़ी में भी होगा, भले भारत के किसी कोने से भी बैठे हो, इसको भारत का क्या कहेंगे, मानक समय कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समय का क्या मतलब है, इसको जीएमटी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिससे दुनिया भर की घड़ी मिलाई जाती है। तो अब आप बोले सर ये बताओ कि समय हम निकालेंगे कैसे, समय का हमें पता चलेगा कैसे, हम पता कर पाएंगे समय के बारे में। आपने देखा कि 0 डिग्री लाइन देखिए, और आपको पता है कि सूर्य भगवान भी यहां से निकलते हैं और पृथ्वी ऐसी घूमती है, इस तरीके से घूमती है, मतलब आपकी किरण यहां पर पड़ेगी तो घूमते घूमते पृथ्वी पहले यहां पर पड़ रही, घूम गई, तो फिर यहां पर पड़ने लगी, घूम गई, मतलब सूर्य के सामने पूरी पृथ्वी धीरे धीरे 24 घंटे में आ जाती है, 24 घंटे पृथ्वी के सामने आ जाती है। तो अब हम मानक समय रेखा कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां पर एक गोला ले लें, पृथ्वी बना दें,
चलो पृथ्वी बना दी, ये पृथ्वी बन गई। अब हमने देखा था यहां पर कि ये हमारी क्या है, एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है। इसी लाइन को क्या कहते हैं, यही लाइन कहलाती है 0 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री को प्रधान याम्योत्तर या GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से निकलती इस कारण से। और सूरज भगवान कहां पर है, तो सूरज भगवान अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को आएंगे, है ना। सूरज भगवान अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को आएंगे। देखिए सूरज भगवान यहां पर आएंगे तो, और पृथ्वी कैसी घूमेंगी, तो बोले सर पृथ्वी तो ऐसी घूम रही है, ये डायरेक्शन है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो कहीं ना कहीं तो समय पृथ्वी घूम रही है, तो कहीं मतलब मान लीजिए कि यहां लाइट पड़ेगी तो सामने वाले पे उजाला पड़ रहा है, यहां अंधेरा होगा, मतलब यहां पर अगर सुबह है तो यहां पर रात होगी। थोड़ी देर बाद घूम जाएगी, घूम के ये पीछे जाएगा, यहां रात हो जाएगी, यहां सुबह हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बदल रही है चीजें, तो इसके हिसाब से समय भी बदलना पड़ेगा। तो बात की गई कि भाई समय कैसे डिसाइड करें, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मानक समय रेखा बना दी कि भाई ये होगी क्या, GMT कहलाएगी। ये क्या होगी, इसको हम प्रधान याम्योत्तर कहेंगे। ये पूर्व वाली दिशा है, इसमें जो जितने देश इस तरफ आएंगे वो इससे आगे हैं, इससे क्या है, आगे हैं, मतलब उनका समय इससे क्या है, आगे है, प्लस है। और जो इससे पीछे हैं, मतलब 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ आएंगे, उनका समय क्या है, इससे पीछे की तरफ है ना, माइनस है, नेगेटिव है, वो पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये पीछे की तरफ आप देख पाएंगे। तो ये क्या हो गई, ये मानक समय रेखा होगी। अब क्या इससे हर देश का समय चलेगा? नहीं चलेगा, हर देश को अपना भी बनाना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि हमारा कौन सा है, तो हम अपना देखें तो हमारा कहां आएगा, चूंकि हमारे विस्तार में आपने देखा होगा कि अपन है, अपन कहां पर है, अरे यार जा रहा है साथ में ठीक। अगर हम अपने मानक समय रेखा के बारे में बात करें तो हमारी मानक समय रेखा कहां आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, क्या है, अभी अपन ने बात करी कि क्या है, 82.5 डिग्री है। क्या है ये, 82 डिग्री 30 मिनट है। ये हमारी मानक समय रेखा है। तो हमारी मानक समय रेखा इस 0 से आगे है, मतलब हमारा समय प्लस होगा। अभी इस पर हम कैलकुलेशन पूरा देख लें, क्या है, कैसे कैसे, चूंकि पृथ्वी ऐसी घूम रही है और ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, चूंकि हमने देशांतर रेखाओं पर बात की है कि रेखाएं कितनी हैं, तो इन रेखाओं की संख्या हमको पता चली है 360। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आप जानते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी को ये पूरी 360 लाइन घूमने में कितना समय लगता है, तो आप बोलेंगे सर 360 लाइन घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। बोल सकते हैं सर कि नहीं बोल सकते? तो मैं पूछूं कि अगर इसको मिनट में बताएंगे तो क्या बताएंगे, बोले सर 24 घंटे में आप 60 का गुणा कर दो तो मिनट आ जाएगा। फिर मैं बोलूं कि 360 लाइन घूमने में इतना समय लगता है, तो फिर एक लाइन 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 1 डिग्री चलने में 24 गुना जो 60 आपने निकाला था उसमें आप 360 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 36 और 6 चौको 24, ये निकल कर आ गया। बोले सर हमने बहुत फटाफट कर दिया, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। समझ में आई बात? कितना समय लगेगा, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय यहां पर लग रहा है। तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई हमारा समय 4 मिनट चल रहा है और हमारा समय कितना आगे है, 82.5 डिग्री। चूंकि 1 डिग्री के अंदर 30 डिग्री लिखा है, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 82.5, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 82.5। क्यों लिख सकते हैं, है ना? ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि 2 डिग्री के बीच में, है ना, मान लीजिए कि 2 डिग्री है, इन 2 डिग्री के बीच में कितने छोटे छोटे पार्टिकल किए गए हैं, 60। क्योंकि आपके 1 घंटे में मिनट कितने होते, 60, 1 मिनट में सेकंड कितने होते, 60। इसलिए इन समय रेखा क्या है ये, इसलिए इसके बीच में भाग कितने करने पड़ेंगे, 60। तो 60 का आधा कितना होता है, 30। तो डिग्री में आप मिनट में लिखेंगे तो 30 कर देंगे, और अगर आपको ऐसे पॉइंट करना होगा तो 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, भी 0.5 है। क्लियर? तो अब बात आ गई कि भाई ये 1 डिग्री 4 मिनट में चली और भारत का मानक समय रेखा तो आगे है, तो भारत का मानक समय रेखा आगे, तो क्या करेंगे, तो बोले कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें अपन 82.5 डिग्री में 82 डिग्री 30 मिनट में 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 82 डिग्री
और 30 मिनट में 4 का गुणा कर देंगे 30। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 82.5 करके भी 4 कर सकते हैं और ऐसे भी करेंगे। पहले ऐसे देख लो क्या हो गया, 4 पंचे 20 की 0 हाथ से लगाई 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हाथ से लगाई 1 और 4 8 32 और 33 और 1 अंक बाद है दशमलव, तो ये 330 आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे चूंकि मिनट का अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप देखेंगे ये हो जाएगा कितना हो गया 30 मिनट है ना, 4 3 12, तो क्या आ जाएगा 120। और इसको कितना निकाल लेंगे, इसको करते हैं ना 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है ये हो गया। अब ये पॉइंट में है, चूंकि ये क्या है मिनट में, ये क्या है आपके सेकंड है, तो इनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2 मिनट हो जाएंगे ना। चूंकि अरे आप ये आधा है ना, समझ में आई बात की, ये आधा है और 1 डिग्री चलने में कितना लगता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री मतलब कितना हो गया 1 डिग्री का मतलब क्या है, अगर अभी 0 पर था और 0 से 1 पर जाने में पृथ्वी कितना समय ले रही है, यहां पर ये पूरा चलने में कितना समय ले रही है 4 मिनट का। और इसके ही तो छोटे छोटे पार्ट किए थे, इसके अंदर छोटे छोटे कितने पार्ट थे, ऐसे करते करते 60 पार्ट थे, तो मतलब हम क्या कहें छोटे छोटे 60 भाग चलने में 40 मिनट ले रही है, तो ये 30 भाग जिसको हम मिनट कहते हैं तो कितना समय लेगी, 30 भाग चलने में 2 मिनट लेगी कि नहीं लेगी, आधा कर देंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसको 2 मिनट बना दिया, तो क्या हो गया 328 में 2 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 330 मिनट हो जाएगा। अब 330 मिनट को जरा आप वो कर दीजिए, घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए, कैसे करेंगे, इसमें हम 60 का भाग देकर कर देंगे, 60 का भाग देंगे तो क्या होगा 6 पंचे 30 बार गया तो ये 300 आ गया, यहां पर बच्चा 30। अब क्या करें, दशमलव लगाया, एक 0 बढ़ाया, 6 पंचे 30। अब ये 0.5 क्या है, 0.5 आपको ये बता रहा है घंटे का आधा, तो ये क्या है 5 घंटे आ गए, और 0.5 का मतलब क्या, घंटे का आधा मतलब क्या हो गया 30 मिनट। मतलब हमारा समय कितना आगे हो गया, भारत का समय कितना आगे हो गया, अब बता पाएंगे 5 घंटे 30 मिनट आगे हो, समझ में आई बात। चलो तो हमने यहां पर ये जो अंधेरे वाली बात थी, अब इस पर आते हैं, हमने मानक समय तो निकाल लिया। अब अरुणाचल और कच्छ के बीच में जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अब उस पर आते हैं। अब आप देखो ये नक्शा देख पा रहे हैं कि यहां पर जो अंतर है और यहां पर जो अंतर है उसके बारे में बात की गई है, और इन दोनों के बीच में जो लगभग अंतर है वो आपको 30 डिग्री का मिल रहा है, और 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री चलने में कितना लगेगा 120 मिनट लगेगा। तो 120 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो ये घंटे में निकल कर कितना आता है 2 घंटे। तो कौन सा, कहां सूरज पहले निकलेगा, सूरज यहां पर सामने से किरणें आ रही है ना, तो यहां पर 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी और घूमते घूमते जब आएगा तो यहां पर 2 घंटे बाद सुबह होगी। मतलब सुबह यहां पहले होगी और लेट यहां होगी, रात यहां लेट होगी और यहां रात पहले होगी। मतलब सब कुछ सबसे जल्दी कहां होना, यहां होना। सुबह भी जल्दी अरुणाचल में, रात भी जल्दी अरुणाचल में। देर से जगेंगे आपकी वाली प्रवृत्ति में, आराम से बोले कि सर एक काम किया करो, बोले जब सुबह नींद खुलनी है तब आप गुजरात में उठाया करो और जब जल्दी सुलाना तो अरुणाचल ले जाया करो। अरे बेटा बहुत दूर है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अब ये समस्या हो गई ना यहाँ पर, तो इसीलिए तो हमको बीच में मानक समय रेखा माननी पड़ी ना। बीच में क्यों माननी पड़ी, अगर हमने ये वाली मानक समय रेखा मान लेते और हम कर देते कि सभी ऑफिस का समय 9 बजे है, तो इनके यहाँ 9 बजे तो लगता है सुबह 5 बजे जैसा या सुबह 7 बजे जैसा, और यहाँ वालों को अरे यार बोले बहुत समस्या कर दी। इसीलिए ऐसा समय आप मानो ताकि ना यहां को तकलीफ हो पाए ना वहां को तकलीफ हो पाए। बीच का बीच माना तो आधा पौन घंटा 40-45 मिनट यहां, 40-45 मिनट यहां, और भारत में 40-45 मिनट में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडजस्ट हो जाता है, कोई समस्या नहीं। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि 2 घंटे का अंतर कैसे हो गया, ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई, अंधेरे वाली बात समझ में आ गई, ये बातें क्लियर हो गई। चलो अब ये हमने 82.5 भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है, तो मानक देशांतर रेखा का मतलब क्या हो गया, ये मानक समय रेखा भी हो गई। क्या हो गई, मानक समय रेखा भी हो गई। ये लिख लेना साथ में, है ना। क्या है मानक समय रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 82.5 डिग्री, मतलब कैसा कर दें हम इसको 82.5 डिग्री ऐसा भी कर सकते हैं, 82.5 डिग्री ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। जो कहां से निकलती है, इलाहाबाद के पास नैनी से निकलती है। कैलकुलेशन हमने पूरा समझ लिया, ये इलाहाबाद के पास नैनी से निकलती है, ये हमारी मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच स्टैंडर्ड से 5.5 घंटे आगे है। कैलकुलेशन पूरा हमने पढ़ लिया क्यों आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में क्या होती है, सभी जगह घड़ियां, चाहे गुजरात में लेट हो रहे हो, चाहे अरुणाचल में जल्दी हो रहे हो, सब जगह घड़ी में टाइम जो है वो सेम चलता है, कहीं पर कोई समस्या नहीं आती।
अब एक बात आ रही है कि जो मानक समय रेखा है वो 7.5 के अंतराल से गुजारनी चाहिए, मतलब 7.5 का गुणक होना चाहिए। 7.5 के गुणक में क्या होगा, यहां पर आप 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 30 मिनट को मैं आधा लिख दूं, 7.5 करके 4 कर दूं, 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगाई 2 और 4 7 18 29 30 मिनट का आएगा। तो क्या कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं आएगी, 30 मिनट का समय अंतर रहेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि 7.5 डिग्री के हिसाब से चलिए। अब एक रेखा आती है जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा, जो क्या है आपकी अक्षांश है। कौन सी वाली अक्षांश है, अक्षांश का मतलब समझ रहे हैं, ये वाली, इसके ऊपर यहां आएगी कर्क रेखा, समझ में आई बात। तो ये कर्क रेखा की जो बात की जा रही है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आपको एक और चीज बता देते हैं कि 2-3 रेखाएं और हैं जिनको मैं यहां पर बता देता हूं आपको, कौन कौन सी रेखा आपको यहां पर देखनी है, कौन कौन सी रेखा को आपको यहां पर समझना है। जो मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी आ गई आपकी यहां पर, और पृथ्वी पर फिर हम क्या करेंगे, पृथ्वी पर हम कुछ रेखाएं डालेंगे। जैसे हमने एक रेखा डाल दी है जिसको आपने विषुवत रेखा कह दिया, दूसरी रेखा हम डाल लेते हैं ये, और तीसरी रेखा हम डाल लेते हैं ये। क्या कहेंगे इन रेखाओं को, तो ये वाली रेखा तो आपको पता है कि 0 डिग्री है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। बोले सर अभी आपने पढ़ाया था। और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसका नीचे वाला गोला इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब 2 रेखाएं और निकाली गई हैं। एक ये वाली जो रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसको कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा कहां से जाती है, 23 और ये कहां से आती है, बोला सर 23 क्यों, और पृथ्वी झुकी कितनी है, 23.5, सब 23.5। इसी कारण से देखो अब क्या होगा, अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम देखें यहां पर, हम सूरज को बना दें क्या यहां पर, बोले बना दो सर, सूरज का क्या है, चलो सूरज को भी बना देते हैं। सूरज भगवान कहां पर हैं, ये आ गए। अरे यार ये तो लाइन आ गई, ये सूरज भगवान बना दिए अपन ने, क्लियर। अब इनकी किरणें भी बनानी पड़ेंगी। इनकी ये किरण निकल रही है तो सीधी किरण कहां पड़ेगी, आपको समझ में आ गया। फिर यहां से आई किरण, ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अब ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो इनमें आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो इलाका है ना, इस वाले इलाके में सूरज की किरणें आपको सीधी सीधी पड़ती देख रही हैं। सबसे ज्यादा सीधी पड़ रही हैं 0 डिग्री पर, और फिर यहां पर मतलब इसके बाद सूरज की किरणें तिरछी होने लगेंगी। जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अब बोले जैसे लेंस से कागज जलाए ना, फोकस जहां ज्यादा होगा वहां पर आग लग जाएगी। तो इस इलाके में गर्मी ज्यादा होती है। तो ये हमने देखा कि ये किरणें तिरछी कहां से होती हैं, तो उत्तर में देखा कि 23.5 के बाद तिरछी हो जाती है, दक्षिण में देखा 23.5 के बाद तिरछी हो जाती है। तो उत्तर वाले को हमने कर्क रेखा कह दिया, नीचे वाली को हमने मकर रेखा कह दिया। समझ में आई बात यहां पर। तो ये रेखाएं यहां पर ऐसे बनाई गई, समझ में आई, कर्क रेखा मकर रेखा। तो अब कर्क रेखा क्या है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, तो भारत को 2 भागों में ये बांट देती है ना। यही यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, भारत को 2 भागों में बांट देती है। ये जा रही है कर्क रेखा, अगर आप देख पाए कर्क रेखा जा रही है तो ये ऊपर वाला भारत कहलाता है, इसको उत्तर भारत कह देते हैं, और नीचे वाला भारत इसका कहलाता है, इसको क्या कह देते हैं, दक्षिण भारत कह देते हैं। समझ में आई बात कि दक्षिण भारत उत्तर भारत क्यों कहते हैं। कर्क रेखा के ऊपर वाला उत्तर भारत और कर्क रेखा के नीचे वाला दक्षिण भारत कहलाता है। अब सवाल ये बनेगा कि भैया कर्क रेखा कितनी जगह से होकर निकलती है, कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से निकलती है। लिखते चलना नोट्स में, है ना।
नोट्स एक दिन दिखवाऊंगा, मैं फोटो शेयर करवाऊंगा साथ में, नाम के साथ, पापा के सिग्नेचर के साथ, कि नहीं तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका होगा, एक शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे। क्या? मित्र पर छा छत्ता कर लो, गमछा झार। तो एक एक का बता देंगे। मित्र मतलब छोटी मी का मतलब हो गया मिजोरम, ठीक है। त्रा जो है इसका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। जो पा है, पा का क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो रा है, इस रा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजस्थान। जो गा है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गुजरात। और जो मां है उसका क्या कर देंगे? मां का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जो छा छत्ता का है उसका क्या कर दें? तो ये बोले छा छत्ता का मतलब है छत्तीसगढ़। और ये झार का मतलब क्या हो गया? रहेंगे याद नाम? बताओ। अब इतना तो आसान कर दिया। मित्र पर गमछा तौलिया और झाड़ दे मतलब झटका दे। तो मित्र पर गमछा झार, तौलिया लाए और मित्र के मुंह पर ऐसे कर दिया। ऐसा करते होंगे आप लोग मजाक में, तो बस वही तो ट्रिक बन गई। और ये सारे क्या आ गए? राज्य आ गए। क्लियर है बात यहां तक की? तो ये कर्क रेखा इतने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। ये भी हमने देख लिया कि भाई पृथ्वी जो है वो कितना 4 मिनट, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट। ये पूरा कैलकुलेशन अपन ने देख लिया था कि सौराष्ट्र और अरुणाचल के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। ये भी हमने बात समझी थी। 30 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट, तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ जाएगा? 120 मिनट, यानी कितना हो गया? 2 घंटा। पृथ्वी ऐसी घूमती है ना, यहाँ पर बस इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घूमती है। तो यहाँ पर सूरज है, यहाँ से पढ़ते जाएंगे, ऐसे बदलते जाएंगे। और 1 डिग्री चलने में, 1 डिग्री घूमने में, थोड़ा सा घूमने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट। तो ऐसी कितनी लाइन है? 120 लाइन है। 120 लाइन चलने में कितना, सॉरी 360 लाइन, ऐसी कितनी लाइन है? 360 लाइन है। तो 360 लाइन चलने में कितना लगेगा? 360 गुणा 4, है ना? तो कितना हो जाएगा? आपका समय निकल आएगा टोटल कि ये समय लग रहा है यहाँ पर। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम ये कह दें यहाँ पर कि 360 डिग्री चलने में इसको कितना लाइन समय लग रहा है? 360 डिग्री लाइन चलने में इसको 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 का गुणा कर दें तो 1 डिग्री चलने में कितना लगेगा? तो 24 और ये 360, ऐसे ही होगा ना। 0 से 0, 6 6 36, 6 चौको 24। तो 1 डिग्री चलने में कितना? 4 मिनट। वही तो आया यहाँ पर, 1 डिग्री चलने में कितना? 4 मिनट। वही तो आया। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अक्षांश देशांतर का जब आप विस्तार करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? हमने अभी यहां पर बात की थी, जस्ट यहां पर हमने जब बात की थी, ये सूरज भगवान जब बनाए थे तो हमने देखा था, यहां पर हमने एक बात समझी थी कि जैसे ही हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलते हैं, मतलब ये वाला जोन तो क्या है? ये वाला जो जोन है वो गर्मी वाला जोन है। फिर भी विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर या विषुवत रेखा से नीचे जाने पर तापमान घटता है। मतलब हमारा भारत यहां पर है, तो ये वाली जो लाइन गई है ये क्या है? हमारी 8 डिग्री 4 मिनट है। और ऊपर वाली लाइन क्या है? हमारी 37 डिग्री 6 मिनट है। मतलब हम ये 8 डिग्री 4 मिनट विषुवत रेखा के ज्यादा पास है। मतलब ये गर्मी वाले क्षेत्र में होगा तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और जैसे ऊपर की तरफ चले गए तो हम दूर गए, मतलब कर्क रेखा से भी दूर चले गए तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ने लगी? तिरछी। तो यहाँ जो ऊपर गए हैं यहाँ पर क्या होगा? तापमान मिलेगा? ज्यादा नहीं मिलेगा। सूरज तो निकलेगा लेकिन गर्मी उतनी नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगी? ठंड ज्यादा होगी। और यहां पर क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी। समझ में आई बात की क्या बात करने की कोशिश की जा रही है यहां पर? तो ये बात यहां पर की गई। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? भारत का उत्तरी किनारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये कहां से निकलता है? ये निकलता है 37 डिग्री 6 मिनट से। तो अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बिल्कुल उत्तर से निकलती है। अगर हम बात करें, यहां पर देखो, यहां पर मैं मैप ले लेता हूं, ये निकलती है यहां पर बिल्कुल उत्तरी किनारे से। तो अब ये तो कर्क रेखा से भी बहुत दूर हो गई ना, विषुवत रेखा से तो और दूर हो गई। तो यहाँ पर ठंडियों में क्या होगा? ठंडियों में ठंड भयंकर पड़ेगी। जब ठंड पड़ेगी तो क्या करेंगे? स्वेटर पहनेंगे कि शर्ट निकाल के घूमेंगे? गर्म ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे ठंडियों में? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जैसे अक्षांश रेखा से दूर हटेंगे तो क्या बदल गई है? मौसम बदल गया है, जलवायु बदल गई है,
और अब क्या हो रहा है, मौसम और जलवायु बदल गई है तो हमारी पोशाक बदल गई, चूंकि ठंड बहुत है तो हम स्वेटर पहनकर रहते हैं, कान बांध कर दस्ताने चढ़ाकर हम वहां पर रहते हैं, तो ये व्यवस्था यहां पर हो गई है। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, विषुवत रेखा से दूर है तो यहां पर तापमान कम मिलता है तो ठंड ज्यादा पड़ती, ठंड ज्यादा बढ़ती है तो क्या पहनने पड़ेंगे, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, ताकि ठंड हमारी बची रहे। समझ में आई बात? अब बाकी की बात करते हैं कि अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सूर्य का तापमान क्या होगा, मतलब अब विषुवत रेखा के पास आ गए। अगर हम केरल की बात करें तो केरल क्या है, केरल, अगर हम केरल की बात करें तो केरल क्या है, ये है केरल यहां पर, तो ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, तो इस विषुवत रेखा के पास में है कि नहीं है, विषुवत रेखा के पास है। तो क्या होगा, यहां पर सूर्य का तापमान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो ना यहां पर इसमें है ना, इस बीच में यहां पर सूर्य का तापमान ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो सूर्य का तापमान ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो स्वेटर पहन लो, आपकी मर्जी, हम तो नहीं पहनेंगे। हम क्या पहनेंगे, हाफ शर्ट पहनेंगे, हाफ पैंट पहनेंगे, या पतले कपड़े पहनेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे। इसलिए आप दक्षिण भारत में देखेंगे गर्मी ज्यादा होती है तो वहां के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, लुंगी लगाते हैं ना, गर्मी बहुत होती है इस कारण से शर्ट और लुंगी लगाते हैं। तो अब बात आई कि अक्षांश रेखाएं क्या कर रही हैं, तो अक्षांश रेखाएं तापमान बांट रही हैं, क्या कर रही हैं, तापमान बांट रही हैं। इससे भारत की क्या हो रही है, भारत की जो संस्कृति है, जो समाज है, वो अलग अलग समझ में आता है कि अगर जो स्वेटर पहन के दिख रहा है मतलब वो ठंडे प्रदेश के हैं, और इस प्रकार के दिख रहा है मतलब केरल और तमिलनाडु वाले राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर बात, समझ में आई? चलिए ये देख लो ना आप, यहां पर ये लाल लाइन गई है विषुवत रेखा, ये हमारी यहां पर गई है क्या 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जम्मू कश्मीर है। तो अब इससे देखो कितने ऊपर है कितने दूर है, तो यहां पर तो क्या होगी, ठंडी होगी ना, और यहां पर क्या होगी, ये पास में तो गर्मी होगी। समझ में आई बात? चलिए, अधिक अक्षांश विस्तार का प्रभाव दिन रात की अवधि पर भी पड़ता है, इसको कहते हैं डे नाइट इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, डे नाइट इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा का दिन रात प्रभाव। क्या होगा, पृथ्वी झुकी हुई है, आपको पता है पृथ्वी कुछ इस तरीके से झुकी हुई है, ये 0 डिग्री आ गई और ये कुछ लाइनें, ये कर्क रेखा आ गई, ये मकर रेखा आ गई। अब पृथ्वी तो ऐसी घूम रही है, सूर्य का प्रकाश अपने तरीके से पड़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा पर बिल्कुल आधे पर उजेला है, आधे पर अंधेरा है, जबकि दूसरी लाइनों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो उजेला बढ़ जाता है, नीचे की तरफ आ रहा है तो अंधेरा बढ़ रहा है यहां पर। तो आप देखें इस वाली लाइन पर अगर आप देख रहे हैं तो उजेला उजेला मतलब घूम भी जाएगी तो यहां पर उजेला उजेला रहेगा। तो विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, चूंकि 24 घंटे में घूम जाएगी, 24 घंटे तक यहां पर दिन रहेगा, घूम जाएगी 24 घंटे तक यहां पर रात रहेगी। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे जाने पर दिन रात की अवधि घटती बढ़ती है। मतलब क्या होता है कि फिर इसकी अवधि क्या होती है, घटना बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, घटना बढ़ना स्टार्ट। जितने दूर जाते जाएंगे दिन रात की अवधि में उतना अंतर आता जाएगा, जितने दूर आप जाएंगे। देखो ना यहां पर अगर आप यहां हैं तो उतना अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहां हैं तो अंतर समझ में आएगा, अगर आप यहां हैं तो अंतर समझ में आएगा। जितने दूर आप जाएंगे उतनी अवधि क्या होगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखें केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर होता है। मतलब यहां पर दिन की अवधि में अंतर, दिन रात की अवधि में अंतर कितना मिलता है, मात्र 45 मिनट का। यहां पर जो छोटा दिन होता है और जो बड़ा दिन होता है, तो वो बड़ा दिन छोटे दिन से सिर्फ 45 मिनट ज्यादा होता है। जबकि लेह लद्दाख में कितना होता है, 5 घंटे, मतलब वहां पर 5 घंटे का अंतर मिलता है। छोटे दिन का मतलब क्या है कि सूर्य उस दिन कम निकलता है, रात ज्यादा रहती है। बड़े दिन का मतलब क्या है कि सूर्य ज्यादा देर के लिए निकलता है, रात छोटी होती है। तो ऐसा कितना मिलता है आपको, 5 घंटे। तो लेह लद्दाख में क्यों मिल रहा है 5 घंटे, क्योंकि ये विषुवत रेखा से काफी दूरी पर है। जैसे जब विषुवत रेखा से ऊपर जाते जाएंगे, इससे लेह लद्दाख से ऊपर जो और जगह होंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको और अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो ये बात समझ में आई कि भाई अक्षांश देशांतर पर हमने अक्षांश रेखा का दिन रात प्रभाव भी देखा कि विषुवत रेखा के पास रहेंगे तो दिन रात का प्रभाव कम होगा, विषुवत रेखा पर बिल्कुल 0 होगा। विषुवत रेखा से जैसे दूर जाएंगे दिन रात का प्रभाव बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर केरल में दिन रात, बड़े दिन और छोटे दिन में अंतर 45 मिनट का है, जबकि लेह लद्दाख में बड़े दिन और छोटे दिन का अंतर 5 मिनट का हमको देखने को मिल रहा है। यह बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करनी है हमें क्या, भारत और विश्व के बारे में, इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि भारत का विश्व के साथ संबंध कैसा है, भारत का विश्व के साथ कनेक्शन कैसा है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। कैसा कनेक्शन होगा, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कैसा कनेक्शन हो सकता है।
तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर है। मतलब ये वाला जो सागर है ये हिंद महासागर, तो इसके टॉप पर कौन है? ये भारत है ना, यही है ना भारत। तो भारत अपनी स्थिति में या अपनी प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण हिंद महासागर के टॉप पर है। अब बात करेंगे कि भारत का विश्व के साथ संबंध कैसा है। ये भारत है और बाकी का विश्व है। तो अब आपको बताना है भारत का विश्व के साथ संबंध कैसा है। तो आप देखेंगे भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात करता हूं ये वाले इलाके की, तो भारत के पश्चिम में और ये वाला इलाका पूरब में, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आप पश्चिमी तट। तट का मतलब होता है किनारा, और किनारा हमेशा समुद्र के पास मिलता है या नदी के पास मिलता है, तालाब के पास मिलता है। इसको कहेंगे पूर्वी तट। तो यहां से हमारे जहाज जाएंगे, अफ्रीका पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, यहां से घूमते हुए यहां पहुंच जाएंगे, यहां से जाते हुए यहां पहुंच जाएंगे। मतलब पूर्वी पश्चिमी तट से आपको संबंध देखने को मिल रहे होंगे अफ्रीका के साथ, सऊदी के साथ, एशिया के साथ और साथ ही साथ यूरोप के साथ। और पूर्वी तट से कहां मिलेंगे? तो हम यहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यहां से इंडोनेशिया जाएंगे, यहां से घूमते हुए यहां जाएंगे। तो आपका पूरब से कहां मिल रहा है? एशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। ये हमारे संबंध वहां से बन पा रहे हैं। तो क्या हमको समझ में आ रहा है कि भारत केवल जलमार्ग से जुड़ा है? ये तो जलमार्ग, क्या जलमार्ग से जुड़ा है? नहीं, स्थल से भी जुड़ा। यहां से भी जा सकते हैं ना, ऐसे कुछ चले गए, ऐसे कुछ यहां चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए। अब अभी हम बात करेंगे ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। बोले सर आपने तो ऐसे ऐसे पहुंचा दिया, ऐसे चले जाएंगे। देखो, पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया, मतलब पश्चिमी तट क्या हो गया? ये यहां से दक्षिण पश्चिम एशिया, मतलब इस वाले इलाके से ये दक्षिण पश्चिम एशिया है। दक्षिण पश्चिम क्या हो गया? ऐसे निकालेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट और ईस्ट। तो क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया ना, ये दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, चूंकि हम यहां से क्या हो सकते हैं, यहां से आसानी से अफ्रीका आ सकते हैं। पूर्वी तट से एशियाई देशों के साथ, मतलब पूर्वी तट से क्या करेंगे? यहां से जो एशियाई देश हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनके साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब यहां से बहुत आसान है कि अपनी नाव पर बैठे सीधे आ गए ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनके साथ हमारे क्या है? हमने संबंध स्थापित किए समुद्र मार्ग के द्वारा। ये हमने देख लिया कैसे? समुद्र जहाज के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा हमारे संबंध है। तो भारत का संबंध केवल समुद्री मार्ग से था ऐसा नहीं था, केवल जल मार्ग से था ऐसा नहीं था। हमारा संबंध स्थल मार्ग से भी है। हम स्थल से भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर विशाल पर्वतमाला है और इन पर दर्रे हमको देखने को मिलेंगे। तो उन दर्रों के माध्यम से हमारे पास रोड है और हम कई सारी जगह पर कनेक्ट हो पाए हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें, यहां से आपने देखा होगा एक सिल्क रूट निकलता था और ऐसे जाया करता था, ये ऐसे, और इसमें भारत भी शामिल हुआ करता था। तो इससे क्या हो रहा है कि सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार करते हुए हम यहां तक आएंगे और यहां से फिर वापस आएंगे। ये सिस्टम यहां पर बना हुआ था, तो ये फायदा हमें था। तो ये कैसे थे? स्थल मार्ग के माध्यम से, रोड के माध्यम से, तो उनके माध्यम से हम जुड़े हुए थे। देखो, ये भारत है, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई भारत का यहां से आप देखते हैं, यहां से ऐसे कुछ निकलते थे और ऐसे जाते हुए ऐसे यहां पर किसी भी देश में चले जाएंगे। ये क्या था? हमारा बाई रोड, बाई लैंड, बाई स्थल, बाई, है ना, मतलब जमीन के माध्यम से हमारा कनेक्शन था। हम आसानी से यहां पर पहुंच पा रहे थे। समझ में आ रही बात? समुद्र से आप देख रहे हैं कि ये वाला हमारा पश्चिमी तट था, ये वाला हमारा पूर्वी तट था। तो पश्चिम से हम कहां जाएंगे? अफ्रीका चले जाएंगे, एशिया के देश चले जाएंगे, यहां से घुसते हुए यूरोप चले जाएंगे। पूरब से हम कहां जाएंगे? दक्षिण पूर्व एशिया के देश जाएंगे, एशिया के देशों में जाएंगे और नीचे चले जाएंगे कहां? ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारा समुद्री मार्ग से कनेक्शन था। और ऊपर चूंकि यहां पर क्या है? पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय, और ये पूरे हिमालय में हम कैसे निकलेंगे? चूंकि ये तो पर्वत है, और पर्वत को पार कैसे करें? चढ़ जाएं और फिर उतर जाएं, ऐसा करें नहीं। क्या होता है? पर्वतों पर दर्रे होते हैं। दर्रे मतलब क्या है? ऐसा गैप मिलेगा आपको, ऐसा गैप मिलेगा। इस गैप, पहाड़ों के बीच में कुछ गैप मिलते हैं, वहां से हम सड़क निकालेंगे। तो हमको अगर कहीं से जाना है तो हमने क्या किया? ऐसे ऐसे जाते गए और इससे पार करके यहां पर पहुंच गए। तो ये आसान होता है हमारे लिए पहुंचने में। हम आसानी से दर्रों के माध्यम से पहुंच जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर बात? तो यही बात यहां पर बताई गई है। तो भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी, है ना, भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अद्भुत संपर्क है। कैसे? भारत का क्या कह रहे हैं? भारत का पश्चिमी, फिर क्या कह रहे हैं? मध्य, फिर क्या कह रहे हैं? दक्षिण पूर्वी, क्योंकि हम यहां से भी ऐसे जा सकते हैं। और एशिया के विभिन्न देशों के साथ, मतलब एशिया के जितने देश हैं इनके साथ हमारा अद्भुत संबंध रहा है। हम बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। क्यों कनेक्ट हो पाए? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा एक सिल्क रूट निकलता था यहां से और ऐसे होते हुए
कुछ यहाँ और कुछ ऐसे अलग अलग जगह जाते थे, चाइना से भी आता था। तो इस रूट के माध्यम से क्या होगा, इस रूट के माध्यम से हमारी पंचतंत्र की कहानियां, हमारे उपनिषद के विचार, बौद्ध धर्म, भारत की जो अंक विद्या है, दशमलव प्रणाली है, वो दुनिया भर के कोने कोने में पहुंच गई। तो क्या आपको बात लगती है रोड पर जाना होगा, आना नहीं होगा? आना भी बिल्कुल होता है, मतलब वहां से भी कुछ चीजें हमारे पास आई होंगी, वहां से भी कुछ चीजों को हम इंपोर्ट करके बुला पाए होंगे, कुछ चीजें हमारे पास बिल्कुल आई होंगी। जैसे इस रूट से हम मसाला भेज रहे हैं, मलमल भेज रहे हैं, दूसरे सामान भेज रहे हैं, साथ ही साथ वहां से हमारे पास क्या आ रहा है, यूनानी स्थापत्य कला है ना, यूनानी या आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट आर्ट जो है वो हमारे पास आ रही है। पश्चिम एशिया की जो वास्तुकला है वो हमारे पास आ रही, मीनार बनने की जो कला है वो हमारे पास आई, गुंबद बनाने की जो कला है वो हमारे पास आई। तो ऐसी कई सारी चीजें वहां से हमारे पास भी आई और दुनिया भर की कई सारी चीजें हमारे यहां से दुनिया भर में भी गई, जैसे मसाला, इलायची, कई सारी चीजें हम यहां से दुनिया भर में बेचते हैं। और उनकी भी कुछ चीजें आई, जैसे हम गुंबद बनाने लगे, मीनार बनाने लगे, हमने भी सीखा। तो रोड क्या है, आना और जाना दोनों करता, तो रोड से आना जाना दोनों हुआ, रास्तों से आना जाना दोनों हुआ, तो हम आसानी से वहां पर पहुंच पाए। अब हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, मतलब पड़ोसी देश के बारे में। जैसे ही हम बात करेंगे तो वो बात करने के साथ हम स्टार्ट करेंगे सार्क के साथ। क्यों? क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पर दक्षिण एशिया के लिए या दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक संस्था बनी जिसको सार्क कहते हैं, अंग्रेजी में इसको SAARC लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस कारण से इसको सार्क कहा जाता है। सार्क का हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। सार्क क्या है? कई सारे देशों का समूह है, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 8 देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। ये सदस्य देशों के नाम आप याद रखेंगे। क्या है सदस्य देशों के नाम? तो आप देखें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश क्या हैं आपके सार्क के मेंबर हैं। तो इस सार्क के मेंबर को याद कैसे रखें? बोले सर ये तो बहुत समस्या आ गई। तो आप देखो भैया, आप लोग नीट की तैयारी भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे कुछ, तो हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। तो सार्क के मेंबर कैसे याद रखेंगे? तो सार्क के मेंबर याद रखने की ट्रिक है MBBS। नीट की तैयारी करोगे कि नहीं? और पीना, तो नीट में क्या करोगे? सब सब्जेक्ट घोट कर पी जाओगे, तो MBBS को पी गए आप, नीट क्रैक हो गया तो MBBS को पी गए। बस यही तो हमारी ट्रिक हो गई। M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, इस B का मतलब बांग्लादेश, इस S का मतलब श्रीलंका, इस P का मतलब पाकिस्तान, इस I का मतलब भारत, इस N का मतलब, I मतलब इंडिया लिखा हुआ ना अंग्रेजी में, N का मतलब, और ये A का मतलब, चलो लिख लो इस चीज को, है ना, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लो, लिख लो इस चीज को। तो ये क्या है आपका MBBS पीना है, ये इससे आप क्या होंगे, सार्क के सारे देश लिख पाएंगे ना, लिख लेंगे इसको। चलो, तो ये सार्क के सारे देशों के बारे में बात कर लिया। अब हमें एक एक करके पड़ोसी देशों के बारे में बात करनी है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश होंगे, उनके बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम बात करने वाले। चलिए आगे चलते हैं। देखो, पड़ोसी देखने के पहले ये देखेंगे पड़ोसी हैं तो कितने अपने, पहले ये तो पता चलेगा भैया पड़ोसी, हम सीधे डायरेक्ट पड़ोसियों की बात करने पहले जाने तो पड़ोसी कौन कौन से हैं, कहां पर हैं, कैसे हैं। पड़ोसी का मतलब समझते हैं ना, जैसे आपका घर आपने देखा होगा, है ना, आपका घर होगा तो आपने देखा होगा, यहां पर मान लो कि आपका ये मकान बना हुआ है, अब इसके बगल में किसी और का भी घर बना होगा, आपके बगल में किसी का घर बना होगा, बाउंड्री टच हो रही नहीं, यहां पर किसी और का घर बना होगा, सामने से सड़क गई होगी, ये सड़क चली गई ऐसी, और इस तरफ भी किसी का मकान बना होगा, यहां भी किसी का बना होगा, पीछे कॉलोनी है वहां पर भी किसी के। तो अब ये क्या है, किस प्रकार के पड़ोसी, देखना पड़ेगा ना आपको, कि मान लीजिए कि ये आपका घर है,
ये बगल में एक पड़ोसी है ए, बगल में एक पड़ोसी है बी, सामने रहते हैं सी और ये डी। तो ये पड़ोसी कैसे हैं, आपके साथ सीमा साझा कर रहे हैं ना, यहाँ पर टच हो रही है बाउंड्री, ये क्या हो गए, स्थल सीमा। ये क्या है, इनकी बाउंड्री टच हो रही, लेकिन पड़ोसी हैं क्या, बिल्कुल सामने घर पड़ रहा है। पड़ोसी तो है अपने, ये कि नहीं है, पड़ोसी तो है, लेकिन क्या हो रही, बिल्कुल सामने घर पड़ रहा है इनका, पड़ोसी तो है। ये हमारी सीमा नहीं टच हो रही, तो सीमा ना टच होने के बाद भी तो पड़ोसी होंगे ना एक रेंज तक। क्या बोले सर, ऐसे तो हम दूसरे, हम बैठे हैं इंदौर में, बोले हम कह देते हैं कि बोले वो इस्लामाबाद में कोई बैठा है या सऊदी में कोई बैठा, पड़ोसी कोई एक रेंज होगी ना छोटी सी, रोड के उस तरफ तक, ये सब पड़ोसी कहलाते हैं। तो ऐसे ही पड़ोसी को हम देखने की बात करने वाले हैं कि ऐसे पड़ोसी कौन से हो सकते हैं। तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितने देशों को छूती है, 7 देशों को छूती है। वो बताना आपको कितने देशों को, 7 देशों। कौन कौन से, ये पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ये 7 देशों के साथ हमारी सीमा टच होती है, 7 देशों के साथ हम सीमा छूते हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव जो है, श्रीलंका और मालदीव जो है वो हिंद महासागर में हमारे पड़ोसी, मतलब हमारे सामने की तरफ रहते हैं। सीमा तो नहीं टच होती लेकिन पास में ही है, थोड़ी सी दूरी पर है। तो ये हमारे कैसे हैं, द्वीपीय पड़ोसी है, मतलब पानी में है तो द्वीपीय पड़ोसी इनको हम कह देंगे। तो पहले तो इन 7 देशों को कैसे याद रखें, कौन कौन से होंगे, तो इसको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या है ट्रिक, बचपन में MBA किया, ठीक है। अब जो हमारे काम का नहीं है उसको मैं काट देता हूं। ये किया अपने काम का नहीं है और ये मैं अपने काम का नहीं है ना, ये किया काम का नहीं है ना, ये 2 काम के नहीं है, इसके अलावा सब काम के हैं। चलो देख लेते हैं कि करके क्या है। बचपन है, चा है, पा है और ना है, 4 सबसे मिलकर मिला। तो अगर हम बात करते हैं बचपन की, तो बचपन का मतलब बा से बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा होती है टच, है ना, सर्वाधिक सीमा टच करने वाला देश है। चा से चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। अब फिर बताना पड़ेगा अपन को क्या, MBA, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अब आप ये याद रखेंगे कि यहां पर जो ऑर्डर लिखा है तो इसमें इसकी जो बात कर रही है ये सर्वाधिक है, ये मैक्सिमम बाउंड्री टच करता है ना, मैक्सिमम। और अफगानिस्तान जो है वो क्या करता है, मिनिमम बाउंड्री टच करता है, ये न्यूनतम। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश। सबसे कम कौन बनाता है, अफगानिस्तान। याद रहेगा कि नहीं, कि सुन के भूल गए, याद करना भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। देखो अब बात कर रहे हैं कौन से, एक मालदीव के बारे में बात करनी है और दूसरी बात किसके बारे में करनी है, मालदीव और श्रीलंका के बारे में बात करनी है कि द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। यहां पर हम देख लेते हैं कैसे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। ये मालदीव है ना, पास में ही है ना, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और ये क्या है, श्रीलंका है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे द्वीपीय पड़ोसी हो जाते हैं ना, जो द्वीप के रूप में है, पास में है, बाउंड्री टच नहीं होती लेकिन पानी वाली सीमा के अंदर ये आते हैं। अब पहले पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, जो द्वीपीय पड़ोसी है, द्वीप पर है, मतलब पास में ही है। तो क्या है, भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा ये अलग होता है। अब मन्नार की खाड़ी कहां पर है, तो ये भारत का नक्शा ये है ना, मन्नार की खाड़ी ये वाली, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। और ये जो इलाका जिसको क्या कहते हैं, ये वाली जो लाइन है यहां पर, ये क्या है, लीकेज, इसको कहते हैं हम क्या, ये क्या है, इसी को कहते हैं पाक जल संधि। तो इससे ये अलग होता है पाक जल संधि से। तो अब ये कैसा है, तो ये पाक, और यहां पर ही एक श्रीलंका जैसे आ जाता है तो आपको रावण याद आ जाता है, और रावण याद आता है तो आपको याद आएगा कि भगवान राम रावण के यहां गए थे, और गए थे तो एक पुल का निर्माण किया था, इसको राम सेतु कहते हैं या एडम ब्रिज कहते हैं। राम सेतु कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, एडम ब्रिज कहते हैं। और कितनी दूरी पर है, मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे तैयार हुआ था, चलो दिखा देता हूं आपको कैसे तैयार हुआ था। चलो, ये भारत का इलाका है, ये श्रीलंका का इलाका है। यहां वाला जो द्वीप है, ये वाला जो इलाका है, इसको कहते हैं हम क्या, धनुषकोटि। क्या है ये, धनुषकोटि। कहां पर आएगा धनुषकोटि, तमिलनाडु में आएगा। कहां आएगा,
और यहां से श्रीलंका पर ये गया है। तो यहां पर जो पुल का निर्माण किया है ये गया है, ये पुल का जो निर्माण किया है, इस पुल को क्या कहते हैं, यही पुल तो कहलाता है, इसी पुल को तो आप कहते हैं कि यही क्या है, राम सेतु या आदम ब्रिज। समझ में आया। ये वाला जो इलाका है ये हो गया धनुषकोटी। ये वाला श्रीलंका का इलाका है, इसको क्या कहते हैं, तलाई मन्नार। क्या कहते हैं, आपके काम का नहीं है फिर भी आप याद रख लो, तलाई मन्नार। तो धनुषकोटी से तलाई मन्नार तक ये एडम ब्रिज है। इस एडम ब्रिज की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। एडम ब्रिज की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां पर श्रीलंका की भारत की दूरी कितनी है, तो ये 24 किलोमीटर, मतलब इसी बीच में ये ब्रिज तैयार हुआ है, पुल तैयार हुआ है, इसको राम सेतु या एडम ब्रिज कहा जाता है। क्लियर बात, यहां तक कि ये श्रीलंका के बारे में बात अपनी हो गई। अब अगला है जम्मू एंड कश्मीर से हमको देखना है। तो बोले सर जम्मू कश्मीर तो राज्य है, पड़ोसी कैसे हो गया हमारा, वो तो हमारा राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर से 2-3 देश ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी हैं और वो जम्मू कश्मीर के माध्यम से ही पड़ोसी हैं। तो आप देखें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये 3 देश की सीमा जम्मू कश्मीर के साथ साझा होती है। 3 देश अपनी सीमा साझा करते हैं, चाइना की, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। देखो ये जम्मू कश्मीर है, ये आप देख पा रहे हैं क्या है, पाकिस्तान, ये आप देख पा रहे हैं क्या है, अफगानिस्तान, ये टच हो रहा है यहां पर, ये टच हो रहा है यहां पर, और ये आप देख पा रहे हैं क्या है, चाइना। तो 3 देश की बाउंड्री तो सीधे सीधे टच हो गई। इसके अलावा थोड़ी दूर पर आप तजाकिस्तान देख सकते हैं। मतलब 4-5 देश आपको जम्मू कश्मीर के आसपास मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के आसपास लगभग 5 देशों की सीमाएं आप देखेंगे। 3 की तो सीधी टच हो रही है, ये और ये आप देख पा रहे हैं 3 की तो सीधी टच हो रही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इस कारण से क्या हुआ, 5 देश इसके आसपास है, तो सामरिक मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक व्यू के हिसाब से, सामरिक दृष्टि से ये बहुत संवेदनशील है। मतलब इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े हिसाब से चलना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ कर दिया तो आसपास पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व की बात की जा रही है, ऐसे निकालेंगे, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है और उत्तर पूर्व वाला इलाका ये है। यहां पर क्या बात की जा रही है, तिब्बत का पठार है। क्या है, तिब्बत का पठार। इसी तिब्बत के अंदर क्या है आपको, तो तिब्बत पर कैलाश पर्वत जहां भगवान शिव है और मानसरोवर झील आपको देखने को मिलेगी। यहां पर क्या क्या मिलेगा आपको, कैलाश मिलेगा और क्या मिलेगा, मानसरोवर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के महत्व की बात यहां पर हमने देखी। अब बात करेंगे अगले पड़ोसी नेपाल के बारे में। नेपाल क्या है, तो जम्मू कश्मीर से हम थोड़ी सा उत्तर पूर्व की तरफ चलते, दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं या पूर्व की तरफ चलते हैं तो हमको नेपाल मिलता है। नेपाल से पूर्व की तरफ चलते हैं तो हमको भूटान मिलता है ना। तो ये भारत के पड़ोसी देश है, इन पर बात करें। नेपाल उत्तर पूर्व में भारत का एक पड़ोसी है जो पूरे रूप से हिमालय की गोद में, मतलब पहाड़ियों पर बसा हुआ देश है, पहाड़ियों पर बसा हुआ एक पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी देश है। नेपाल और भारत जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे के पास है, नजदीक हैं, जुड़े हुए हैं। कारण क्या, दोनों में जो बहुमत में होने वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है, धर्म एक सा है, संस्कृति एक सी है, आचरण एक सा, इस कारण से नजदीक है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो भारत और नेपाल के जो संबंध थे वो बड़े घनिष्ठ थे। नेपाल से कई सारी शादियां भारत हुई हैं, भारत से कई सारी शादियां नेपाल हुई हैं। ये हमारे संबंध, आप समझ लो, जब शादी हो गई तो आप समझ लो संबंध कैसे हो सकते हैं कि हम वहां पर आ जा सकते हैं आसानी से। नेपाल से कई सारी नदियां निकलती हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश और आप कई सारे भारत के राज्यों में बहती हैं। ऐसी एक नदी का उदाहरण आप लीजिए, कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। शोक कहने के पीछे कारण क्या है, जो नदी बह रही है इसमें एकदम से पानी आ जाता है, रास्ता बदल देती है, बाढ़ आ जाती है। बिहार में बार बार बाढ़ का ये कारण बनती है, इस कारण से बिहार के लोग क्या कहते हैं, इसको शोक कहते हैं। इसीलिए सब जगह क्या कहते हैं, इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या किया गया, एक संयुक्त परियोजना चलाई गई। ये संयुक्त परियोजना किसकी है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना चला दी गई, ज्वाइंट प्रोजेक्ट चलाया गया भारत और नेपाल का। 18 अगस्त 2008 को कोसी की बाढ़ आई थी उत्तरी बिहार के अंदर। आप समझ सकते हैं कि वहां पर बाढ़ का मतलब क्या है, घर बार सब बर्बाद कर देना, तो सारी समस्याएं प्रकट हो जाती हैं। तो ये नेपाल के साथ हमारे से संबंध थे। नदियां भी आती हैं, हम लोग भी जाते आते हैं, वहां के लोग भी आते जाते हैं, सब चलता है। अब एक और अच्छे देश के बारे में बात करें, भूटान। ये और भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल से थोड़ा सा पूर्व में चले तो ये भूटान हमको देखना पड़ता है, और भारत और भूटान की घनिष्ठता बहुत है। ये भी हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है और दुनिया को खुशहाली देने वाला, खुशहाली सूचकांक दुनिया को देने वाला, कि खुशहाली के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि आप कितने अमीर हैं कि गरीब हैं। पैसा बहुत है लेकिन चल नहीं पा रहे, पैसा बहुत है कोई बात करने को नहीं है। तो ये ऐसा देश है कि खुश रहता है, प्रकृति के पास रहने वाला देश है। तो ये नेपाल के पूर्व में स्थित भारत का एक पड़ोसी देश
भारत भूटान का एक विशेष समझौता हुआ, उसमें भूटान की सुरक्षा और विकास की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? भारत की। भारत पूरा ध्यान रखेगा यहां का। तो यह भी हमारा एक बहुत घनिष्ठ पड़ोसी देश है। अब बात करेंगे कि चाइना तो हमारा पड़ोसी देश था, ये हम जान गए। तो एक लाइन आ गई जिसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये चाइना का जिक्र इसलिए किया कि ये चाइना और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ये आ गई यहां पर, इसको क्या कहते हैं? ये चाइना और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहते हैं। कहां मिलेगी? तो ये राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये कहां पाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो एक ऐसा इलाका कि अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे यहां पर आपको 3 देशों की सीमाएं मिलेंगी। ऊपर से चाइना आ गया, ये चाइना आ गया, नीचे से म्यांमार आ गया, ये म्यांमार आ गया, और भारत तो खुद है ही, और ये भारत तो खुद है यहां पर। तो यहां पर 3 देशों की सीमाएं मिलती है। भारत, चीन और म्यांमार की सीमा एक ही बिंदु पर टच होती है। उस वहां पर वो जगह कहां पर है? वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है, जो पूर्वांचल मतलब पूरब के जो देश हैं, उत्तर पूर्व के देश हैं, ये आपका अरुणाचल है। अगर हम बात करें, मैं थोड़ी सा इसको डार्क कर देता हूं, कैसे? काले पेन से, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये कौन सा देश बना रहा हूं मैं, नाम बता पाओगे क्या? बोले कोई सा ही बनाओ, हमें क्या, आप तो अपने आप बताओगे, है ना? ऐसा है क्या भैया? ये बना दिया अपन ने, ये बना दिए अपन ने, देख रहे हो ना, ये सब बन गए हैं। देख रहे हैं ना विनोद, कैसे पेन घुमा के बनाया जा रहा है? देख रहा है ना विनोद कि नहीं देख रहा है? देख रहे हैं सर, देखो ये बन गया। अब यहां पर अपन ने क्या देखा कि ये वाला जो इलाका है ये है अरुणाचल। क्या है? ये है अरुणाचल, ये है आसाम, ये क्या है? नागा, ये क्या है? मणिपुर, ये क्या है? मिजो, ये क्या है? त्रिपुरा, ये क्या है? मेघालय। ये राज्य क्या कहते हैं? इनको उत्तर पूर्व का राज्य कहते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है कि यहाँ की पहाड़ियां, बहुत पहाड़ियां, ये क्या है? हिमालय का पूर्वी विस्तार है, या यहां पर हिमालय का पूर्वी मोड़ पड़ा हुआ है। तो कई सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पूर्वी पहाड़ियां क्या करती है? भारत को म्यांमार से अलग करने का काम करती है। ये वाला जो इलाका ये क्या है आपका? म्यांमार का है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आप देखें कि ये चाइना की बाउंड्री यहां पर टच हो जाती है, यहां पर ये म्यांमार की बाउंड्री टच हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं जिसको अपन क्या कहते हैं कि भाई एक ही जगह पर मिलती है। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां जो हैं आगे जाकर अराकान योमा में मिल जाती हैं। अगर हम बात करें, मैं इसको रफ कर दूं ऐसे, तो अगर हम बात करें कि ये पहाड़ियां हैं कुछ इस तरीके से, ये पहाड़ियां हैं, ये आ गई, 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 ऐसी पहाड़ियां बनी हुई हैं। और ये पहाड़ियां बढ़ते हुए नीचे मिल जाएंगी, और कहा? म्यांमार का एक पर्वत है, इसको क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। तो अराकान योमा के साथ ये मर्ज हो जाती हैं, उसके साथ जुड़ जाती हैं। यही अराकान योमा और आगे बढ़ता है नीचे समुद्र में, वो किसके रूप में निकल कर आता है? अंडमान निकोबार के रूप में। तो हम क्या कह सकते हैं? अराकान योमा जो है, अराकान योमा, अराकान योमा क्या है? ये आपका जो पहाड़ है, मतलब जो आपका ये विस्तार हुआ है और नीचे दक्षिण की तरफ, वही किस में निकलता है? अंडमान निकोबार के रूप में देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व में पर्वतमालाएं अत्यंत जटिल एवं बहुत उबड़ खाबड़ हैं, बड़ी समस्या यहां पर आती है। यहां आवागमन एवं परिवहन बहुत कठिन है। यातायात के लिए यहां पर फिर वो पहाड़ों के बीच में दर्रे हैं, वहां से रास्ता निकालना पड़ता है। जैसे इंडो तिब्बत मार्ग निकाला गया है जो सिपकीला दर्रे से होकर जाता है। अभी हम सारे दर्रे देखेंगे, कुछ कुछ दर्रों पर बात करेंगे। सिपकीला दर्रे से, दर्रा क्या है? 2 पहाड़ होगा, जैसे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, और इसके बीच में ये गैप है ना, ये जैसे ये मान लीजिए 2 पहाड़ है, ये गैप है ना, तो अपन ने यहां से रोड निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रे से हम रोड निकाल देते हैं, अंग्रेजी में इसको पास कहा जाता है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग होता है, जो कहां से निकलता है? आप देखेंगे ऊपर कश्मीर में कई सारे दर्रों से निकलता है। तीसरा प्रमुख सिक्किम के दर्रों से होकर निकलता है। अब दर्रे देख लो आप, ये देखो, ये बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बरलाचला, सिपकीला, ये सिपकीला से पहला गया था अपना, ये काराकोरम, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख,
और ये सिक्किम के दर्रा, नाथुला और जेलेपला जहां से तीसरा रूट जा रहा है। फिर बॉमडिला, यांगयाप, दिफू, तुजू, ये सब दर्रे आपको, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोटा दर्रा, ये दर्रे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन दर्रों से रोड निकलते हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं। एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो भारत के पूर्व में स्थित है, ये है बांग्लादेश। और एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो भारत के पश्चिम में स्थित है, ये स्थित है पाकिस्तान। ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। और एक लाइन आती है जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, इस कारण से हम बात करेंगे क्या है। चूंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए एक रेखा बनाई गई, या सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा ये लाइन डाली गई, तो इसको क्या कह दिया गया, रेड क्लिफ रेखा कह दिया गया, जो भारत को पाकिस्तान के साथ अलग करती थी। तो ये रेखा किसके बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में है, 1947 में निर्धारित की गई। यहां पर कौन कौन से राज्य में, गुजरात में है ना, गुजरात में, राजस्थान में और पंजाब में ये रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान को अलग करती है। यहां बांग्लादेश में भी ये पाई जाती थी। तो अभी क्या लिखेंगे, अगर पूछ लिया कि रेड क्लिफ रेखा कहां कहां पाई जाती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच पाई जाने वाली सीमा रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, उसको क्या कहते हैं, वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। बन जाएगा यहां तक कि कोई दिक्कत आएगी। तो ये हमारे क्या होगा, यहां पर पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाता है। पूरे चैप्टर का हमने यहां पर रिवीजन के लिए कोई भी बात नहीं छोड़ी, कोई भी चीज नहीं छोड़ी, पूरा हमारा रिवीजन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, तो पहले तो हम बता दें कि आपकी सुविधा के लिए क्या बात की गई है, तो आपको दिक्कत ना हो, वीडियो देखने में परेशानी ना हो, तो एक वेबसाइट बनाई गई है मैग्नेट ब्रेन्स की। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचेंगे। यहां पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, कई सारे कोर्स होंगे। आप बिहार बोर्ड देख रहे हैं तो बिहार को क्लिक करेंगे, बिहार क्लिक करेंगे, आपकी क्लास क्लिक करेंगे कि आपकी क्लास कौन सी है, तो क्लास 9 को क्लिक करेंगे। क्लास 9 को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने सारे टीचर्स होंगे। चूंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, और वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, सारे टॉपिक खुल जाएंगे। ऐसे हर चैप्टर के साथ होगा। टॉपिक पर अपन प्ले करें, बटन दबाएं, वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद हम क्या करें, अगले वीडियो पर जाना, तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो कैसे प्राप्त करें, प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और है ना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।